लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें कहीं कोई सिखा नहीं रहा कि यार इससे मैंने पॉजिटिव चीज़ें कैसे लेनी है, पॉजिटिविटी कैसे निकलनी है इसके अंदर से। मेरी सारी ज़िंदगी के टारगेट्स, मेरी सारी ज़िंदगी की अचीवमेंट, मेरे इवन मेडिकल साइंसेस के बहुत बड़े बड़े मसाइल इससे ठीक हो सकते हैं। आज मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, सब लोग आज सोने से पहले रात को ये वाला अमल करें तो अगले, हो सकता है कुछ लोगों को तो अगले आधे घंटे में ही पता चल जाएगा, लेकिन सुबह तो सबको पता चल जाएगा कि ये हुआ क्या रात को मेरे साथ। आप 10 दिन ये मेरा अमल कर लें, आप रात को ये अमल करके ब्रेन फ्रीक्वेंसी को नीचे लाएं और वहाँ अपनी नफरत का इजहार करें अपनी इस हैबिट से। कोई मेडिसिन नहीं खानी, कुछ नहीं करना। 10 दिन के बाद आपकी ये हैबिट छूट चुकी होगी, ना छूटी होगी तो मुझे पकड़ लेंगे, सर वो जो आपने बात बताई थी ना, काम नहीं कर रही। लोगों के साथ अपना खैर शेयर करना सीखें, और अगर कोई खैर का काम हो रहा है ना तो वो तनकीदी नुक्ता नज़र से पीछे हट जाए। यार ये हो गया, इसने ये किया था, पहले तो ऐसे था, ये खुद तो ऐसा है, मुझे ये कह रहा है। ओ भाई अल्लाह के बंदो, कोई एक अच्छा बात कह रहा है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो यार उसको ले लो, नहीं अच्छी लग रही तो खामोश हो जाओ, आगे चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम लोगों को कासिम अली शाह फाउंडेशन में वेलकम करता हूँ जनाब। और हमारा ये एक सेपरेट विंग है जिसे हम यहाँ अकाउंटेंसी विंग बोलते हैं। इस विंग के अंदर हम डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्स छोटे छोटे बच्चों के लिए करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। हर महीने एक सेशन इस तरह का यहाँ पे ये कंडक्ट हो रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारा कासिम अली शाह फाउंडेशन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल गुलदस्ते का नाम है, तो यहाँ हर फील्ड के लोग डिफरेंट औकात में विज़िट करते रहते हैं, और वो तमाम लोग ट्रेंड हैं, उनका माइंडसेट क्लियर है इस बात पे कि हमें अगर अल्लाह ने कोई चीज़ सिखाई है और हमारे पास अगर इल्म कोई किसी भी दर्जे में मौजूद है तो हम उसको फर्दर आगे शेयर करने की नीयत रखते हैं और उसको स्प्रेड करने की नीयत रखते हैं, जिसे कहते हैं पे बैक करना। तो माशरे को पे बैक करने की जो रिवायत है उसका आगाज़ कासिम अली शाह ने इस हमारे वाले इलाके में, हमारे वाले प्रोफेशन में और हमारे रीजन में आगाज़ हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम फील्ड के लोग जो हैं वो किसी ना किसी एंगल से फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक हम लोग भी हैं। जाहिर है मैं कभी फाउंडेशन एज ए स्टूडेंट आया था, जैसे आप आए, तो मैं इस तरह से एक टाइम पर आया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की और फाउंडेशन का जो एक सिस्टम था उसने देखा कि यार ये बंदा भी हमारे मिजाज का है, तो फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ताला मुझे यहाँ पर ले आया और यहाँ से हम इस काम को कर रहे होते हैं। तो हम अपने, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो हम उस प्रोफेशन के बच्चों को वक्तन फ़वक्तन ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। बल्कि अभी भी हम बैठे हुए थे तो पिछले 30 मिनट से तो हम यही प्लान कर रहे थे कि हम और इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट इनपुट करें ताकि बच्चे जो हैं इस प्रोफेशन के बच्चे, क्योंकि ख़ास तौर पर हम सीए के प्रोफेशन को ये समझते हैं कि इस प्रोफेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं वो पूरे मुल्क से आते हैं, जिसके लिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के बच्चे स्ट्रगल करके, मेहनत करके, एफर्ट करके आगे बढ़ने का एक ख्वाब लेकर आते हैं। तो जब इंसान अपने बैरियर्स को तोड़कर एक लिमिट से आगे आने की ख्वाहिश जाहिर करता है तो फिर उसको कई चीज़ें लर्न भी करनी पड़ रही होती हैं, सीखनी भी पड़ रही होती हैं कि हम किस तरह से इन चीज़ों को सीखेंगे, कैसे आगे जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट से आगे जाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर भी अभी हम डिसाइड करके उठे हैं कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सेशंस के अंदर हमारा ज़्यादा फोकस इसके ऊपर होगा कि हम आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकें, और आपको अंदर वो जो एक गैप मौजूद है। दो तरह के बच्चे आ जाते हैं ना, जब हम माशरे में कम्पीट करने जाते हैं, जब आप आर्टिकल्स में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या कल को जॉब के लिए जाते हैं, तो दो हिस्सों में इंसान बट जाता है। एक वो वाला सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है जो बड़ी अच्छी स्कूलिंग सिस्टम से आया है, ठीक है ना, जो एचिसन से आया है, जो बाकी जिसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है नीचे से लेकर ऊपर तक। और एक वो बच्चा है जो या तो दरमियाने स्कूल से आया है या आप कह लें कि वो जो सरकारी स्कूल से आया है, हमारे लोकल सिस्टम में से गुजर के जो आया है। अब बहुत सारी दफ़ा आपकी काबिलियत कहीं ज़्यादा है, आपकी सलाहियत उनसे बहुत अच्छी है, आप मेहनती उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप ईमानदार उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन बैरियर्स जिसकी वजह से आप सिलेक्शन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। मसलन अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो हमारी जो बिग 4 फर्म्स हैं उनके बुनियादी क्राइटेरिया के अंदर ये बात शामिल होती जा रही है कि जो बच्चे हैं ये वेल ग्रूम्ड स्टूडेंट हम ले रहे हों, बिकॉज फर्म में
आगे क्लाइंट्स पर, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आपने जाना है, सारी जगह जाना है, तो उन्हें वो एक सादा बच्चा अपील नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात बच्चे को कोई बताने वाला नहीं है। मसलन मैं खुद राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के ऑनर्स में से हूँ, डायरेक्टर्स में से हूँ। हम आपको पढ़ाने पे तो फोकस करते हैं, लेकिन आपके साथ जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उन पे फोकस करने के लिए हम फाउंडेशन के साथ फिर मर्जर करके और ये सारा काम करके तो कोशिश करते हैं कि नहीं यार, हम इसके ऊपर भी बच्चों को लेकर आएँ। लेकिन आपको नज़र आएगा कि इन जनरली कोई इदारा इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। आप अपने प्रोफेशन में देखिए कि कौन सा इदारा है जो ये वाला काम भी कर रहा हो कि यार बच्चों को हम थोड़ा सा उनका एक्सपोजर इंक्रीज़ करें। मसलन मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, फ़र्ज़ करें आज आप यहाँ आए हैं, एक लेक्चर होना था, आप आधे घंटे बैठे, लेकिन ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ, फॉर सम रीज़न 30 मिनट्स के बाद पता चले कि यार लेक्चर कैंसिल हो गया, आप वापस जा रहे हैं। यकीन जाने आप फिर भी खाली हाथ नहीं जा रहे। एक वो बच्चा जो आया ही नहीं है और एक वो बच्चा जो आया, एक डिसिप्लिन्ड वे में आया, एक कॉरपोरेट स्टाइल में वो आया, बैठा, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन में आया, इसने फिर भी कुछ ना कुछ गेन कर लिया है। तो अब ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं हम सब लोगों को रिक्वायर्ड है, बिकॉज हम एक नॉर्मल स्कूलिंग से क्वालिफाई करके इस प्रोफेशन में आ रहे हैं जहां हमारा कंपटीशन सब तरह के लोगों से होने वाला है। तो इंशाल्लाह आने वाले सेमिनार्स में हम उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस इंशाल्लाह ताला क्रिएट करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो सेशन का बुनियादी एजेंडा है वो ये है कि हम अपनी मेमोरी पावर्स, जो एजुकेशनल साइड पे हमें मेमोरी चाहिए, जो एग्ज़ाम में हमें मेमोरी चाहिए, हम ये कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम में से अक्सर बच्चे वो हैं जिनको ये चैलेंजेस दरपेश हैं, क्यों कहते हैं कि सर याद तो एक दफ़ा कर लिया था लेकिन फिर भूल गया हूँ। अच्छा, या ये फ़लाँ सब्जेक्ट तो मुझे याद होता ही नहीं है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, ये मुझे रिटेन हो गया था लेकिन फिर 2 महीने बाद सर मैं तो फिर भूल गया हूँ। या बहुत सारी दफ़ा आपके साथ एग्ज़ाम में काम होता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, अब आपने पेपर किया, अब आप इन्विजिलेटर को अपनी आंसर शीट जो है ना वो रिटर्न कर रहे हैं। जैसे ही आपने वो शीट इन्विजिलेटर को रिटर्न की, आपको तो यार फ़ौरन एक बात याद आ गई कि ओ यार मैंने तो फ़लाँ सवाल में बात गलत लिख दी है। हम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वाक़ये से गुज़रते हैं। या आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, बात याद ही नहीं आ रही है, लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए हैं, कहते यार ये तो मैंने वहाँ पढ़ी हुई थी, ये क्या हुआ, ये तो मुझे याद ही नहीं आई यार, बड़ी मसला ख़राब है। इन सारी बातों पर एग्जामिनेशन के हवाले से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या वो कौन सी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो हमें इसमें मदद कर सकती हैं। क्योंकि हम जिस रीजन में रह रहे हैं, ये जाहिर है दुनिया इसको थर्ड वर्ल्ड बोल रही होती है, तो हम बहुत सारी बातों को साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं कर रहे होते। मतलब हमने सीख रखा है, ये सुन रखा है कि अच्छा अगर मेमोरी बढ़ानी है तो बादाम खाने चाहिए। वो बादाम खा खा के हमने इतने महंगे कर दिए हैं कि वैसे आम आदमी उसे नहीं खा सकता, ठीक है ना। तो क्या बादाम खाने के अलावा भी कहीं मेमोरी इंप्रूव हो सकती है हमारी? तो हमें समझना पड़ेगा कि यार हमारा ब्रेन एक हमारे बॉडी का एक पार्ट हो गया। आप समझे एक मशीन है जिसे हमें ऑपरेट करना आना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे फ़र्ज़ किया मेरे पास ये फ़ोन है, अब मैंने फ़ोन तो ये रखा हुआ हो लेकिन मुझे इसके फंक्शंस ना पता हूँ, मैं बस इससे फ़ोन सुन रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन सुन रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ। तो कोई भी जिस बंदे को ये नॉलेज होगा ना, वो कहेगा सर आपने आईफोन रखा हुआ है, आप सिर्फ फ़ोन कॉल अटेंड करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप तो आईफोन का 0.01% भी इस्तेमाल नहीं आपने किया। बिकॉज कॉल सुनना या कॉल करना तो इसका एक बहुत माइनर फीचर था, वो किसी भी मोबाइल में हो जाना था, लेकिन सर आपने तो इस फ़ोन के साथ ज़्यादती की, आपने तो इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हम अपनी मशीन ब्रेन को समझे ना कि ये क्या मशीन है, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, अगर हम उसको नहीं समझ रहे तो फिर आप समझें कि आप बिल्कुल ऐसे ही है कि आप आईफोन से सिर्फ़ और सिर्फ कॉल रिसीव कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, बाकी कोई फीचर आपको नहीं पता, आप किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यार इंसानी ब्रेन जो कि अल्लाह ताला ने हमें अता कर रखा है, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं, ताकि फिर हम उन फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकें, उनको समझ सकें। तो हमारा जो ब्रेन है ना, जो इंसानी ब्रेन है, वो बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। हम कहते हैं
एक को हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड और एक को हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना। कॉन्शियस माइंड का क्या मतलब है? अमूमन मैं आप जिस माइंड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, ये कॉन्शियस माइंड है। आप कॉन्शियसली क्लास में बैठे हुए हैं, मैं कॉन्शियसली बोल रहा हूं, लेकिन इस माइंड का जो बिहेवियर है ना, वो बड़ा अजीबोगरीब बिहेवियर है। ये वैसा ही बिहेवियर है जैसे मैं और आप हैं। मसलन अगर मैं केयरलेस हूं तो मेरा कॉन्शियस माइंड भी केयरलेस है। मैं एक कैजुअल सा इंसान हूं तो मेरा कॉन्शियस माइंड भी कैजुअल सा ही है। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है 100%। मसलन आप में से कई लोग अब ट्रेवल करके आए हैं, टाइम निकाल के आए हैं, यहाँ क्लास में लेक्चर में तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन आप बैठे लेक्चर में आपका दिमाग कहीं हो रहा है। बिकॉज ये कॉन्शियस माइंड ऐसा ही होता है, इसमें कोई आपका कसूर नहीं है, ये ऐसे ही होता है। ये थोड़ी देर फोकस करता है, फिर इधर उधर निकल जाता है, फिर फोकस करता है, फिर इधर उधर निकल जाता है। इंसान सर्दियों की रातों में सुबह उठता है नमाज पढ़ने के लिए, बिस्तर छोड़ता है, सारा कुछ छोड़ता है, इधर अल्लाह अकबर करता है, उधर दिमाग साहब कहीं और, हम फिजिकली कहीं और। ये करैक्टर है इस दिमाग का, ये ऐसे ही काम करता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अल्लाह ताला हमें इशारों में बातें समझा रहा होता है, अपने किसी चीज़ के ज़रिए से, किसी अपने काम के ज़रिए से हमें समझा रहा होता है। हमारी बॉडी का जो सारा निज़ाम चल रहा है, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है? तो आज मेडिकल साइंस कह रही है कि भाई ये सारे का सारा निज़ाम ब्रेन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना। ब्रेन से सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, तमाम सिग्नल ब्रेन से जनरेट हो रहे हैं, ब्रेन मेरी सारी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कौन सा ब्रेन ऑपरेट कर रहा है, कॉन्शियस वाला कि अनकॉन्शियस वाला, सब कॉन्शियस वाला? तो पता चला कॉन्शियस माइंड के जिम्मे अल्लाह ने कोई काम नहीं लगाया हुआ, क्योंकि वो तो हमारे जैसा ही है, कभी भूल जाता है, कभी काम कर देता है, कभी नहीं करता। सुबह घर से आप निकलते हैं, मदर कहते हैं बेटा आते हुए ये चीज़ ले आना, आप घर पहुंच जाते हो, मदर पूछते हैं बेटा वो लाए नहीं, कहते मामा याद ही नहीं रहा, क्योंकि ये ब्रेन तो ऐसे ही है, कभी याद रख लेता है, कभी याद नहीं रखता। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि आपका जो बॉडी के ऑर्गन्स को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी है, कभी वो दिल दिमाग भूल गया वो कि नहीं सर आज तो दिल धड़कना ही भूल गया? ऐसा नहीं हो रहा, वो सारे काम हो रहे हैं। हम जाग रहे हैं तब भी हो रहे हैं, हम सो रहे हैं तब भी हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए, वो बेहोश हो जाए, वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, किडनी अपने काम कर रहा है, लंग्स अपने काम कर रहे हैं, सारे चीज़ें, हर चीज़ अपना काम कर रही है। अल्लाह ने इसी के अंदर हमें सबसे बड़ा मैसेज दिया हुआ है कि आपको वो तमाम काम जो आप करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि किसी तरीके से ये टेक्निक सीखें कि ये काम मेरा कॉन्शियस माइंड ना करे बल्कि अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड कर रहा हो। जिस दिन ये टेक्निक आपको आ गई, आपकी जान छूट जाएगी सारे काम से जिसमें आप फंसे हुए हैं इस वक्त करंटली। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। आप अक्सर सीए के स्टूडेंट का ये चैलेंज है ना कि सर पढ़ना तो चाहते हैं, मैं आया भी हूँ, यहाँ हॉस्टल में भी रह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल में भी हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से। बिकॉज आप कॉन्शियस माइंड से पढ़ना चाह रहे हैं। जिस दिन आपको ये आर्ट समझ आ गया, ये टेक्निक समझ आ गई कि किसी चीज़ को उठा के कॉन्शियस माइंड से उठा के सब कॉन्शियस माइंड में कैसे ले जाना है, तो आप हैरान हो जाएंगे। सब कॉन्शियस माइंड को अगर हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बातें शुरू हो गई हैं, ये कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड वर्क्स लाइक ए सॉफ्टवेयर, लाइक एन एप्लीकेशन। आप उसमें कोई चीज़ फीड करते हैं ना, तो फिर अब आपने कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जैसे हम मोबाइल में अलार्म लगा देंगे तो अब हमें कुछ नहीं करना यार, अपने टाइम पे अलार्म ने बज जाना है। बात सिर्फ इतनी है कि ब्रेन के किस हिस्से को आपने समझाना है कि ये काम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मसलन आप में से अक्सर स्टूडेंट होंगे जो रोज़ सोचते होंगे कि कोई एक तरह का शेड्यूल बनाने की कि यार मैं कल सुबह ना फजर में उठूंगा, फजर की नमाज भी पढ़ूंगा और कॉलेज जाने से पहले 2 घंटे पढ़ लूंगा। अब रोज़ ये आप सोचते हैं और उठते फिर नहीं है, रोज़ सोचते हैं उठते फिर नहीं है, रोज़ सोचते हैं। आखिर क्या ऐसी गलती हो रही है कि हम एक इरादा भी कर रहे हैं और आंख ही नहीं खुल रही है हमारी? कहीं तो कोई प्रॉब्लम है ना। इसके बरक्स एक दूसरी बात सोचिए।
आप ऐसे सोचें कि किसी बहुत बड़े आदमी से आप मिलना चाहते थे, या अगर मैं अपने प्रोफेशन की एग्जांपल दूं, आप किसी ऑडिट फर्म में चाहते थे कि यार मेरी आर्टिकल्स वहाँ हो जाए, मतलब फर्गूसन में हो जाए, नंबर 1 कंपनी की बात करते हैं, फर्गूसन में हो जाए। अचानक आपने जब कैफ कर लिया तो आपको एक दिन कॉल आई फर्गूसन से कि भाई कल आपका इंटरव्यू है, लेकिन यार आपका इंटरव्यू ना सुबह 5:30 बजे है, पार्टनर के टाइम उसी टाइम अवेलेबल है, आपने सुबह 5:30 बजे पहुंचना है यहाँ पे। मैंने कहा यार मैं तो 11-11:30 बजे उठता हूँ, तो आजकल तो मेरी क्लास भी नहीं हो रही थी, मेरा तो रूटीन बना होगा 11-12 बजे उठने का, सुबह 5:30 बजे कैसे जाऊँगा। तो आपको थोड़ी सी फ़ौरन क्या होगी, एक तशवीश लाहक होगी फौरी तौर पे कि ये क्या हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आज रात को वालदा को भी कहेंगे जी मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, वालिद साहब को भी कहेंगे जी मुझे 4 बजे उठा देना, अपने मोबाइल पे भी 3 अलार्म लगा लेंगे कि यार मैंने उठना है भाई, ऐसे ही करेंगे ना। अब मुझे बताएं, आपने मोबाइल पे भी अलार्म लगा दिया, वालदा से भी रिक्वेस्ट कर दिया, वालिद साहब से भी रिक्वेस्ट कर दिया, कौन उठाएगा आपको आज? आप खुद उठेंगे, किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी। वालिद साहब ने, वालदा ने कमरे में एंटर होना है, अभी कुछ नहीं बोलना, आपने कहा कि मैं उठ गया हूँ, मैं उठा हुआ वालदा। ये क्या हुआ आज? रोज़ आप अपने ब्रेन को कह रहे थे कि भाई मैंने फजर पढ़नी है, लेकिन आप नहीं उठ रहे थे। आज क्या हुआ है? कोई कहीं फ़र्क आ गया है। आज आप सो के दिखाएं, उस टाइम के बाद जो आपने सोचा हुआ था कि मैंने इतने बजे उठना है, फ़र्ज़ किया 4 बजे, आप मुझे अब सो के दिखाएं 4 बजे के बाद। आप नींद की गोलियां खा लें फिर भी सो के दिखाएं मुझे, कोई बंदा दिखाए करके। ये नेवर, आप नहीं सो सकेंगे आज, बिकॉज ये अलार्म आपके सब कॉन्शियस माइंड में लग गया था। आपकी वो जो फिक्रमंदी थी ना, वो उसको कॉन्शियस माइंड से उठा के इस फाइल को सब कॉन्शियस में ले गई थी। जब कोई चीज़ सब कॉन्शियस में चली जाए तो फिर ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म करता है, फिर आपकी विल और उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा आर्ट ये है ज़िंदगी का कि हमें अपने टारगेट्स जो ज़िंदगी में हम हासिल करना चाहते हैं, हमें वो अपने सब कॉन्शियस माइंड में ले जाने आए। जैसे हम कंप्यूटर में हमने हार्ड डिस्क की पार्टीशन कर लेते हैं ना, तो हमें तरीका आता है कि अच्छा जी डी में सेव करना है, ई में सेव करना है, एफ में सेव करना है, हमें पता है ना कैसे सेव करना है। ऐसे ही आपने टास्क डिज़ाइन करना है कि यार मैंने ये टास्क कहाँ ज़िम्मे लगाया। अब यहाँ हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि यार अच्छा सब कॉन्शियस में फाइल कैसे जाती है, कैसे सब कॉन्शियस को पता चलता है, या मुझे कैसे पता चले कि ये चीज़ अब कहाँ पड़ी है, सब कॉन्शियस में पड़ी है। इसका एक सबसे आसान, पुराना, सदियों से आजमूदा तरीका है रिपीटिशन। आप किसी चीज़ को रिपीट करें, रिपीट करें, रिपीट करें, रिपीट करें, ये काम आपका सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रेन ऑटो पे कर रहा है। जैसे मुझे किडनी के लिए, लंग्स के लिए, किसी और काम के लिए अपने किसी ऑर्गन को मुझे कुछ कहना पड़ रहा है, कुछ नहीं कहना पड़ रहा। मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ, ये भी हो रहा है, वो सब फंक्शन भी परफॉर्म हो रहे हैं। यकीन जाने अगर आपको ये आर्ट आ गया तो आपके काम ऐसे होने लगेंगे ऑटो पे खुद, भले वो फिजिकल काम हो, भले वो फिजिकल काम हो। आप कहेंगे सर ये आप कौन सी बातें कर रहे हैं आज। आप अज्यूम करें कोई एक शख्स ना रोज़ाना एक ही रास्ते से गुजर कर अपने ऑफिस आता है, गाड़ी पर, बाइक पर, जैसे भी। अब 1-2 महीने से वो ऐसे ही आ रहा है। किसी दिन ना अचानक अपनी गाड़ी को ज़रा रश में ना कर लेना, काम ख़राब ही ना हो जाए, ठीक है ना। आप गाड़ी ड्राइव करते करते ज़रा अचानक ब्रेक लगा के ना इमीडिएटली आंखें बंद कर लें। अपने आप से पूछें कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त। आपको अपनी लोकेशन भी नहीं पता होगी। मसलन अगर आप कलमा चौक के कहीं आगे से आते हैं ना, फ़र्ज़ किया कॉलेज की एग्जांपल ले लेते हैं, कलमा चौक के उधर से आ रहे हैं, ब्रेक लगाई, रोक लिया आपने, पूछें कलमा चौक गुजर गया कि नहीं गुजरा, आपको नहीं पता होगा। हु इज़ ड्राइविंग द कार, आपको तो ये नहीं पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ। एक्चुअली क्योंकि रोज़ाना गाड़ी चल रही है, रोज़ाना आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं, अब ये रास्ता आपके सब कॉन्शियस में जा चुका हुआ है और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप सोच के, समझ के, आप कुछ नहीं कर रहे, खुद ही आपके रिफ्लेक्सेस, जिसे हम कहते हैं ना साइंटिफिकली, आपके रिफ्लेक्सेस खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं।
बस आप अच्छा गाने भी सुन रहे हैं, फ़ोन पे बातें भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज का जवाब भी दे रहे हैं, गाड़ी भी चल रही है, बाइक भी चल रही है, कैसे चल रही है, कौन चला रहा है? ज़रा ऐसा बच्चा जिसकी गाड़ी, जिसकी बाइक अभी सब कॉन्शियस में नहीं गई, जो लर्निंग के पहले फेज पे खड़ा है, जो भी गाड़ी कॉन्शियस माइंड से चला रहा है, जो सामने बंदा आता है ना तो यहाँ से सोचता है अच्छा ब्रेक लगानी है, अच्छा ब्रेक लगानी है। इट मीन्स कॉन्शियस माइंड चल रहा है अभी आपका। जैसे ही कोई काम आपके सबकॉन्शियस में गया, वो काम खुद ही होना शुरू हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप सुबह उठ के टूथब्रश करते हैं, अब ये एक फिजिकल काम ही है ना। आपने कब पेस्ट लगाया, कब आपको एहसास हुआ कि ब्रश हो गया, कब आपने कर लिया, कभी ये सोचा आपने? कुछ भी नहीं, ये खुद हो रहा है काम एक्चुअली, हालांकि एक फिजिकल काम है। मेरा क्योंकि ये काम होते होते सबकॉन्शियस में चला गया है, बस वो परफॉर्म हुए जा रहा है। बाद दफ़ा मेरा ध्यान नहीं भी है, मैं जो माफ़ कीजिएगा, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, तो मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप तो बहुत अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं सब लोग, कभी नमाज पढ़ के ना सोचिएगा कौन सी रकत में कौन सी सूरत पढ़ी है, याद भी नहीं होगा कि क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है यार, पढ़ी भी थी कि नहीं पढ़ी थी, कुछ पता नहीं चल रहा। तो किसने पढ़ी थी भाई? वो आपके सबकॉन्शियस ने पढ़ी थी, इसीलिए आपको याद नहीं रखनी पड़ रही। सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना शुरू कर देता है। यहाँ हम ये बैठे हैं कोई 100 स्टूडेंट तकरीबन, हम अभी सबसे दुआए कनूत सुनना शुरू कर दें ज़रा, तो बहुत सारे बच्चों की गलती हो जाएगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इन बच्चों को दुआए कनूत याद नहीं है, इन्हें याद है। अल्लाह ने हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट एनफ बना रखा है कि वो दुआ ब्रेन को पता चल गया यार उस फलां ख़ास मौके पर पढ़ता है ये बंदा, उस मौके पर ऑटोमेटिकली वो फाइल एक्सेस होती है, याद आती है, आप पढ़ते हैं, कहानी ख़त्म। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मौके की मुनासबत से ब्रेन सेव कर लेता है, पोस्चर की मुनासबत से सेव कर लेता है। मसलन नमाज में अत्ताहियात पढ़ते हैं आप, वो अत्ताहियात के पोस्चर में बैठ के आपको अत्ताहियात याद आएगी, हर जगह नहीं याद आएगी। ऐसे बाद दफ़ा पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगी, और लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, लो यार इतने बड़े बंदा हो गए थे, अत्ताहियात नहीं आते। हम रोज़ सियासतदानों का मजाक उड़ा रहे थे ना, वो फलां सूरत सुनी नहीं आई, भाई इसमें कोई मसला नहीं है, हो सकता है उसके किसी और जगह पर उसको याद आ रही हो ये बात, उसने जहाँ के लिए सेव की हो वहाँ याद आ रही हो। कोई आपका पुराना कोई किसी के साथ ज़रा प्यार मोहब्बत चल रहा था, ठीक है ना, जब उस गली से गुजरते हैं तो फिर यादें ताज़ा हो जाती है, हो जाती है ना, शाबाश है? कुछ सच्चे लोग भी बैठे हुए थे। ये क्या हो रहा है? हमारे ब्रेन की जो मेमोराइज करने की अल्लाह ने ताकत रखी है वो डिफरेंट रखी है, सिचुएशन के साथ साथ रखी हुई है। अक्सर एक जुमला हमें सुनने को मिलता है, कोई शख्स पहली दफ़ा हज पे जाए ना, तो जो अहले ज़ौक़ हैं, जो उसके करीबी दोस्त कोई उनमें से किसी को अहले ज़ौक़ कोई हो, तो कहता है यार भाई यार मुझे एक बात बताओ, आपकी क्या फीलिंग आई जब पहली दफ़ा आपने बैतुल्लाह को देखा? तो अक्सर आपको 90% लोग कहेंगे कि यार फीलिंग क्या आनी थी भाई, मेरी तो सारी ज़िंदगी की फ़िल्म मेरे सामने आ गई एक सेकंड में। यार आपकी ज़िंदगी उस वक़्त फ़र्ज़ किया 45 साल थी, तो एक सेकंड में 45 साल कैसे सामने आ गए? नहीं, ब्रेन अल्लाह ने इतनी ताकतवर मशीन रखी हुई है कि ये 45 साल एक सेकंड में सामने ले आता है। इसमें अल्लाह ने ताकत तो यही रखी हुई है। इसका मतलब है सारा आर्ट छुपा है इसको समझने में। मतलब आपको कोई सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा, मुझे आज भी याद है कि जब अल्लाह ने ये इल्म दिया, ये वाली बात समझ आई, माइंड साइंसेज इसको असल में बोलते हैं, जो सारी गुफ्तगू मैं आपसे इस वक्त कर रहा हूँ ये माइंड साइंसेज, इसको एज अ टॉपिक माइंड साइंसेज बोला जाता है। जब ये बात समझ आई ना कि यार माइंड साइंसेज कैसे काम करती हैं, तो अब मुझे आज भी मतलब अगर कोई फ़र्ज़ किया कोई कुरान पाक की ही कोई एक एरिया मुझे शौक़ हो रहा है कि यार ये मैं हिफ्ज़ कर लूँ, ये रुकू में दुआ बड़ी अच्छी है यार, फिर मैं नमाज में इसको पढ़ लिया करूँगा यार, ये याद कर लूँ, तो मैं कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ उसे गाड़ी में, मुझे गाने सुनने की आदत नहीं है, मैं गाड़ी में वो आयात जितनी हिफ्ज़ करनी है ना उसको प्ले करना शुरू कर देता हूँ, भले मोबाइल पे। बस अगले 2 से 3 दिन में वो, अब मैं सुन भी नहीं रहा, याद भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल गाड़ी ड्राइव करके आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, बस 2 से 3 दिन में ही खुद ही याद हो जाएगी चीज़। हालांकि मैं तवज्जो से नहीं सुन रहा, रिपीट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस महज एक रिपीट आदत जाएगी, ये आदत आपको खुद ही याद करवा देगी।
अब तो वो मीडिया की भरमार हो गई, बड़े हालात चेंज हो गए, वरना वो पीटीवी अकेला एक चैनल हुआ करता था। जनरल ज़िया साहब की जब हुकूमत आई तो उन्होंने, बाकी तो जैसे होता रहा वो, चलो उनकी सियासी तो क्या हमने बात करनी है, उन्होंने एक काम ये किया कि पीटीवी पे ना अजान नशर होना शुरू हो गई, इशा की अजान। अजान के बाद वो अजान के बाद वाली दुआ भी पढ़ते थे। अब वो दिन में एक दफ़ा प्ले हो रही है ना, जो उस वाले दौर के लोग हैं और जो टीवी देखते थे उन्हें सबको वो दुआ याद है, सबको याद है। वाई? क्या वहाँ बैठ के सुनते थे? नहीं सुनते थे। सिर्फ दिन में एक दफ़ा प्ले होती थी, लेकिन क्योंकि रोज़ हुए जा रही है, 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 कोई सुन भी नहीं रहा। उस सबको हमें प्रॉपर लय के साथ वो दुआ याद होगी, उसी लहजे में भी याद हो गई जिस लहजे में हम सुन रहे थे। कितने गाने आपको याद हैं, कितनी शायरी आपको याद है, कितने म्यूज़िक आपको याद हैं? क्या ये आपने याद किए थे? क्या कभी गाने के नोट्स बनाए थे? तो फिर आप किताबों के नोट्स क्यों बनाना शुरू कर देते हैं? वो क्यों कहते हैं सर मैं अब बैठूंगा ना, मैं रटा लगा रहा हूँ ना, याद कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, याद क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं याद? इस आर्ट को सीखें, रिपीटिशन के आर्ट को सीखें, चीज़ को रिपीट करें, बस चीज़ को रिपीट करें, चीज़ को रिपीट करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारी अपनी क्लासेस के भी बैठे हुए हैं। अगर टीचर एक मल्टीमीडिया लेकर आया हुआ ना, और वो एक ही स्लाइड रोज़ आपको सिर्फ दिखाता रहे, कुछ ना बोले, एक हफ्ते के बाद ये सारी स्लाइड आपको याद हो चुकी होगी, बिकॉज आप रोज़ एक चीज़ देख रहे हैं, वो आपको याद हो जाएगी। पहला और आसान तरीन तरीका रिपीटिशन है। तो अपने औकात को, अपनी पढ़ने के औकात को डिवाइड कर लें दो हिस्सों में। मसलन आप कोई एक सब्जेक्ट जो है ना, वो तकरीबन 1 घंटा, सवा घंटा पढ़ते हैं रोज़ाना घर जाकर। आप इसमें से ना पहले 10 मिनट्स डेडिकेट कर दें कि ये मैंने हमेशा जो अब तक पढ़ा है ना, उसको रिवाइज़ करना है। और रिवाइज़ का ये मतलब नहीं है कि आपने पूरा रटा लगाना है, याद करना है, कुछ भी नहीं, बस एक ओवरव्यू लेना है बस। फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं, फिर अगले दिन ऐसे ही ओवरव्यू लें, आगे चले जाएं, फिर अगले दिन ओवरव्यू। सिर्फ 1 हफ्ता करके देख लें आप ये काम। वो कहते हैं ना कि कोई बड़ा मुश्किल काम कुछ नहीं है। आप 1 वीक किसी एक चीज़ को करके देख लें, बस। ये सारी जितनी गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, ये सारी बेमानी हो जाएगी। आप कहेंगे सर हमें समझ आ गई, बस किसी दलील की ज़रूरत नहीं रही। करके तो देखें 1 वीक। आप कोई टैक्स पढ़ रहे हैं, कोई अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कोई फाइनेंस पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ाना 1 दफ़ा गो थ्रू करें उसमें से। 1 हफ्ते के बाद देखें और फिर आइंदा ज़िंदगी में इसे भुला के दिखाएं। क्योंकि जो मेमोरी सबकॉन्शियस में चली जाती है, वो ना जल्दी से वहाँ पहुँचती है, ना डिलीट होती है जल्दी से। अब वो याद आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। तो रेपिटिशन आपके हाथ में, स्टूडेंट लाइफ में सबसे ताकतवर टूल आपके पास रेपिटिशन है। मैं एफएससी में था जब, तो वो एलिमेंट का जो टेबल होता था ना, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल जिसे बोलते थे, उसे याद करना भी एक आर्ट होता था, और इतनी जल्दी से याद भी नहीं होता था। तो मैंने कुछ भी नहीं किया होता, मैं टेबल चेयर पे पढ़ने का आदी था, तो मैंने ऐसे किया होता, जैसे ये सामने लगा ना, मैंने सामने पीरियोडिक टेबल लगाया हुआ था, बस कुछ नहीं किया। मुझे अपने टाइम में 100% पीरियोडिक टेबल याद था, सिर्फ इस एक काम की वजह से कि मैं उसको रोज़ देख लेता था। बस आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से दिनों के बाद वो मुझे याद होना शुरू हो गया। जाहिर है पढ़ तो रहा था ना, किताब में तो वो पढ़ रहा था, लेकिन उसका एक एक्सट्रैक्ट मेरे सामने आ रहा था, जिसको मैं रोज़ देख रहा था, देखते देखते चीज़ें याद होना शुरू हो गई। तो सबसे पहला जो स्टडी के दौरान जो काम आप कर सकते हैं, सबसे आसान काम जो आप कर सकते हैं, वो रेपिटेशन से कर सकते हैं। कोई डेफिनेशन याद नहीं हो रही, आप कहें कि याद करनी नहीं है, बस 1 दफ़ा पढ़ ली है, फिर 1 दफ़ा कल पढ़ें, फिर परसों पढ़ें, फिर ज़रा 1 हफ्ता गुजार के तो देखें। आप कहेंगे कि यार ये क्या हुआ है, ये तो जादू हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? हम कंसिस्टेंट नहीं हैं। हम तो इतना टाइम ही नहीं लगाना चाहते। कहते हैं कि सर आप तो कह रहे रोज़ पढ़ें, हम तो पढ़ते ही हफ्ते बाद हैं, तो रोज़ कैसे पढ़ेंगे? फिर तो काम ख़राब हो जाएगा ना। इसमें सारा काम, सारा आर्ट रेपिटिशन में छुपा है, रेपिटिशन में छुपा है। अच्छा, जैसे ही आपने कोई चीज़ याद कर ली है ना, 1 दफ़ा चलें, जैसे आप ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं, आपने हल्की सी याद की, मोटी मोटी जिसे आप कहते हैं, कुछ चीज़ें याद हो गई हैं, तो बस इसको रिकॉल करना सीखें।
जैसे आप आईटी के जो जहाँ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ते हैं ना, आईटी पढ़ रहे होते हैं, तो आईटी में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ है डाटा, एक चीज़ है डेटाबेस, और एक चीज़ है डेटाबेस मैनेजमेंट। इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि कोई घर में कोई एक प्रोडक्ट है जो कभी कैजुअली ज़रूरत पड़ सकती है, आपने ला के रख ली, इस चीज़ का नाम है डाटा। जिस शेल्फ में इसे रख दिया है उसका नाम है डेटाबेस। अब गुजर गए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 8 महीने के बाद उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। अब आप सोच रहे हैं कहाँ पड़ी है भाई वो चीज़, पता चला सारा घर ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रही, आखिर तंग आके बाज़ार से नई ला के ख़रीद के लगा ली है। याद भी है कि घर में मौजूद है लेकिन मिल नहीं रही है। हर घर में ये मसला चल रहा होता है। क्या चीज़ वीक है? डेटाबेस मैनेजमेंट। कि जिस वक्त मुझे उस फाइल की ज़रूरत पड़ी, उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मुझे उस वक्त याद नहीं आ रही। एग्ज़ाम में आपको ये वाला प्रॉब्लम आ रहा होता है अक्सर कि आप कहते हो याद तो मैंने किया था, पढ़ा तो मैंने था, लेकिन मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। इसका मतलब है पढ़ा था तो डाटा मौजूद है, आपको याद है मैंने याद भी किया था ये सब्जेक्ट, लेकिन यार जहन में ही नहीं आ रहा, जहन में ही नहीं आ रहा, जहन में ही नहीं आ रहा। इधर एग्जामिनर को शीट दी, उधर याद आ गया, घर आए हैं याद आ गया, याद तो किया हुआ था। अब इसकी प्रैक्टिस अलग से करने की ज़रूरत है ना, इस फ़न को सीखने की ज़रूरत है। इसका आसान सा टोटका क्या है? इसका बिल्कुल आसान तरीन हल क्या है? आप रोज़ाना बैठकर जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किताब नहीं खोलनी, आराम से आप लेटे हुए हैं, सोने लगे हैं, उस वक़्त सोच लें, किसी भी वक्त दिन में ज़रा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचें मैंने अब तक क्या पढ़ा है। बस आपको कुछ स्केच याद आना शुरू होगा कि अच्छा चैप्टर 1 में ये बात पढ़ी थी, चैप्टर 2 में ये बात पढ़ी थी, अच्छा चैप्टर 3 में ये मेन टॉपिक आ रहे थे। अगर ये आ रहे हैं ना जहन में, तो यकीन जाने जब एग्ज़ाम में आएंगे आप बिल्कुल ठीक परफॉर्म करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कॉन्शियस में पढ़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक जगह पढ़े हैं। और अगर आपने पढ़ा हुआ आप दिमाग में आई नहीं रही बात, इसका मतलब है सब कॉन्शियस में नहीं पढ़ी हुई है चीज़, ये कहीं और मेमोरी में पड़ी थी और वहाँ से डिलीट हो गई है। ये आपको एग्ज़ाम में भी याद कोई नहीं आनी, जाके इसको रिट्रीव कर लें। फिर ये ज़रूर सोचें ड्यूरिंग स्टडी आवर्स, ये सबसे ज़रूरी बात है। आज का बच्चा जो है बिल्कुल इससे फारिग हो गया है। क्या जो एग्ज़ाम आपने देना है आपको ये मालूम है कि ये एग्ज़ाम किस पोस्चर में होना है? एग्जामिनेशन हॉल का कोई स्केच हमारे जहन में है? बिल्कुल है कि भाई एक चेयर होगी, सामने एक टेबल रखी होगी, वहाँ मैं बैठा हुआ हूँगा, इस पोस्चर में मैंने पेपर देना है, ये मैं अंदाज़ा है ना। क्या हम इसी पोस्चर में चीज़ें मेमोराइज कर रहे हैं? जो बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं, यहाँ बड़ा चांस हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन बड़ा चांस हो सकता है कि ये चीज़ आपको उस वक्त याद ना आए, क्योंकि आप इसे जिस पोस्चर में बैठ के सेव कर रहे हो, ये उस पोस्चर में आपको ब्रेन ने अगर इसके साथ पोस्चर भी अटैच कर लिया, दुआए कनूद की तरह, अत्ताहियात की तरह, किसी इवेंट की तरह, किसी जगह आप गुजर रहे थे और वहाँ वार्डन ने आपको रोक लिया, आपने बड़ी मिन्नतें की, आप किसी जल्दी में भी थे, आपने उसे बहुत कहा लेकिन वो माना ही नहीं, आखिर उसने आपका चालान कर दिया। फिर उसने कहा नहीं भाई अभी जमा करा के आओ। अब आप धूप में जा रहे हो, मुश्किल में हो, उसे बुरा भला भी कह रहे हो, आपके जहन में एक नक्श हो गई बात कि यार इस बंदे ने बड़ी ज़्यादती की है यार मेरे साथ, मुझे तो बड़ी ज़रूरी जगह पहुंचना था। आप ज़िंदगी में जब इस रोड से गुजरेंगे ये बात आपको रिकॉल हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन ने उसे ख़ास इवेंट के साथ अटैच कर दिया है। तो बाद दफ़ा ना ब्रेन ऐसे मेमोरी को कैप्चर कर लेता है, बाकी चीज़ों को भी साथ ही कैप्चर कर लेता है। तो डरे उस वक़्त से जब आपका ब्रेन आपकी मेमोरी के साथ आपके लेटे हुए पोस्चर को, बेड को, रज़ाई को, लिहाफ को भी कर ले, कहता जी याद नहीं आ रहा, लाओ मंगाओ लिहाफ, अभी याद आ जाएगा। तो फिर वहाँ क्या करोगे भाई? कोशिश करें उस पोस्चर में पढ़ें जिस पोस्चर में आपने एग्ज़ाम देना है। अच्छा, उसके साथ और कई मसाइल आपके साथ आते हैं। मैं बिल्कुल प्योर स्टूडेंट के लिए ज़ाहिर है ये सेशन कर रहा हूँ। एग्ज़ाम हॉल में देखिएगा, आप में से कई बच्चे बैठे हुए ना वहाँ हाथ ऐसे दबा रहे होंगे अपना, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, क्या हुआ है? सारा 6 महीने 8 महीने लिख ही नहीं रहे हैं, उस पोस्चर में ही नहीं बैठ रहे हैं, वो जो आपके मसल्स हैं वो भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं उस तरह से, बिकॉज अब आप कम लिख रहे हैं, अब आप कम बैठ रहे हैं, उस पोस्चर में नहीं बैठ रहे हैं, कमर दुख रही है। भाई आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, हमें छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करना सीखना है
कि कैसे मैं ये चीज़ें अपने साथ कैरी करूंगा ताकि जब मैं एग्ज़ाम में जाऊं तो मैं जनाब वहाँ जो मैंने तैयारी की एटलीस्ट उतना तो परफॉर्म करके आऊँ। तो रेपिटेशन एक बात हमें समझ आई। एक दूसरा तरीका भी है, वो कभी और किसी सेशन में मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा सकता हूँ उसकी। एक तरीका है कि जो हमारा ब्रेन है ना, ये हर वक्त एक सिग्नल जनरेट कर रहा है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर ये ऑपरेट कर रहा है। अगर हम ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये कोई तकरीबन 12 to 14 हर्ट्ज़ पर सेकंड पे इस वक्त मेरा आपका ब्रेन चल रहा है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देना किसी भी तरीके से, मेथड उसके अभी मैं बताता हूँ, और इसको ज़रा नीचे ले आए, तो जैसे ही ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे आना शुरू होती है ना, तो बेसिकली आपको नींद आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर आप ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को नीचे लाने का फ़न सीख लें कि मेरा ब्रेन ज़रा उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाए, और बाद दफ़ा होता है कि इंसान को नींद नहीं आ रही, इसका मतलब वो क्या होता है कि हम कहते हैं ना यार इसको नींद नहीं आ रही, इसको तो सोने के लिए टैबलेट लेनी पड़ रही है। क्या प्रॉब्लम है इसको? इसका ब्रेन अपर फ्रीक्वेंसी में रहता है। अगर हम इसे लो फ्रीक्वेंसी में नहीं आ रहा, एक अल्लाह ने निज़ाम बना रखा है खुद ही बाई डिफ़ॉल्ट, जब हम थकते हैं या किसी चीज़ पे एक्स्ट्रा फोकस करते हैं, जैसे ही हम फोकस करते हैं तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी डाउन होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा अक्सर मौलवी साहब का खुतबा सुन रहे हैं लोग, नींद आ रही है, क्लास में कोई बच्चा ऊँग रहा है, नींद आ रही है, आमतौर पे समझा जाता है कि यार ये बच्चा बड़ा नालायक आदमी है, ये तवज्जो नहीं कर रहा है, इसने ध्यान सारा सोने पे दिया हुआ है। हालांकि बात रियलिटी बिल्कुल उल्ट है, ये बच्चा ज़्यादा फोकस कर रहा है, मौलवी साहब की बात ज़्यादा गौर से सुन रहा है। ये मुक्तदी जब ज़्यादा तवज्जो की तो ब्रेन फ्रीक्वेंसी डाउन हुई से नींद आना शुरू हो गई है। ये बिल्कुल रिवर्स बात है। तो जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अल्लाह की तरफ से रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है। अब एक लम्हा आता है, नींद सोने और जागने के दरमियान, एक सोने से आप ऐसे कहें, मैं आसान उसे ऐसे कहता हूँ, सोने से पहले कोई आखिरी 1 मिनट, जब असल में आपका ब्रेन बिल्कुल तकरीबन सो चुका हुआ है, लेकिन अभी आपके जो हवासे खमसा है ना वो भी काम कर रहे हैं, आप सोए भी नहीं हैं और सो भी चुके हैं। ये बड़ा कीमती टाइम है माइंड साइंसेस की दुनिया में। इस वक्त जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना वो तो सो गया हुआ है। अभी जो आपको चीज़ें सुन रही है ना, बाहर की आवाज़ें आ रही हैं, ये हो रहा है, ये सिर्फ सब कॉन्शियस माइंड जाग रहा है, क्योंकि उसने तो जागना ही है, ये सो गया हुआ है। इस वक्त अगर आप ब्रेन में कोई गुफ्तगू करेंगे तो बराह रास्त सब कॉन्शियस में चली जाएगी। आप ज़िंदगी का, मैं आपको एक टोटका बताने लगा हूँ, आप अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप ज़िंदगी का कोई भी टारगेट सेट करें अपना, मतलब आप सब बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का टारगेट है ना, आप एक आम टीचर तो आपको ऐसे समझाते हैं मेहनत करें, गौर करें, तवज्जो करें, ये ठीक है, ये तो सब कुछ करना ही है। यार मेरे से मेहनत हो क्यों नहीं रही है, इसको भी तो सोचने की ज़रूरत है ना। कि एक बच्चा कल गया, वो जाके जिम्मेदारी से पढ़ रहा है और मैं चाह भी रहा हूँ फिर भी नहीं पढ़ पा रहा, क्या मसला है मेरे साथ? इसको मैं बता रहा हूँ, आप रोज़ाना सोने से पहले जो आखिरी 30-40 सेकंड आपको मिले हैं ना, आप उस वक़्त अपनी ज़िंदगी का टारगेट सेट करें कि आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस वक़्त अपने ब्रेन को बताएं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, मैंने पहली अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना है, मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन रहा हूँ। बल्कि माइंड साइंस तो कहती है बन रहा हूँ नहीं कहना, आपने अज्यूम करना मैं बन गया हूँ। उस वक़्त अज्यूम कर लें अपने ऊपर हाइपोथेटिकली कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या जो भी ज़िंदगी में आप काम करें, आप अज्यूम कर लें कि आप वो हैं। और उसकी जो सक्सेस के आपके जहन में कोई म्यार है ना, मतलब हो सकता है आपके जहन में सक्सेस का म्यार कोई बहुत बड़ा घर हो, कोई गाड़ी हो, कोई अच्छा मोबाइल हो, वट एवर, अज्यूम करें कि आप उस दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं। बस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अगर आपकी ज़िंदगी ना बदल गई तो मुझे पकड़ने आके कि ये सर आप क्या कह रहे थे। सिर्फ 10 दिन ये काम करके देखें। मैं नहीं कह रहा आप मेहनत शुरू कर दें, मेहनत खुद ही होनी शुरू हो जाएगी। ये जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है ना, ये अल्लाह ने एक ऐसा दिमाग बनाया हमारे अंदर, ये हमारी बॉडी का एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, ये हर वक्त मुझे सेंस करता है। यानी मेरी इस बॉडी में मेरा जो सबसे क्या कहते हैं, मेरी फेवर में जो सबसे ऑर्गन है ना मेरी बॉडी का, वो मेरा सब कॉन्शियस माइंड है।
ये हर वक्त ये मेरी बॉडी को सेंस करता रहता है, सेंस करता रहता है, सेंस करता रहता है, देखता रहता है जाहिद कभी क्या चाह रहा है, जाहिद कभी क्या चाह रहा है, जाहिद कभी क्या चाह रहा है। अगर इसे कोई बात समझ आ जाए ना कि मैं ये चाह रहा हूँ, ये माहौल ही वैसा बना देता है। मसलन जो बंदे स्मोकिंग करते हैं तो थोड़े दिनों में इस ब्रेन को पता चल जाता है यार इसको स्मोकिंग पसंद है, ये थोड़े दिनों के बाद उसे स्मोकिंग के सिग्नल देना शुरू कर देता है कि यार सिगरेट ना पी लें, यार एक दफ़ा ये ना कर लें। जो चाय पीता है उसे चाय के सिग्नल देना शुरू कर देता है, जो कॉफ़ी पीता है उसे कॉफ़ी के सिग्नल देना शुरू कर देता है। अब मैं नॉन स्मोकर हूँ तो मेरे ब्रेन ने कभी नहीं मुझे कहा कि यार बहुत थके हुए आज सिगरेट पी लेते हैं। आप में से जितने लोग नॉन स्मोकर हैं, कभी किसी ने कहा है, कभी ब्रेन ने कहा, कभी हमें ब्रेन ने कहा है कि हम अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है कि आओ जनाब अल्कोहल ले लेते हैं? नहीं कहता ब्रेन। ब्रेन को पता है हम इसे लाइक ही नहीं करते, हमें ये बात कहते ही नहीं। मैं आपसे लेता हूँ क्वेश्चन लेता हूँ, मैं बात कर लूँ फिर आगे लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह से जैसे हम रमज़ानुल मुबारक आता है ना, तो आप देखिएगा पहले 5-7 रोज़े आपको ज़्यादा लग रहे होते हैं। क्यों? सारा साल का एक रूटीन चल रहा है, ब्रेन को पता है कि जाहिद कभी साहब ने 9:45 बजे क्लास ख़त्म करनी है, तो 10 बजे इसने चाय पीनी है, तो मैं क्लास से निकला ही तो ब्रेन ने सिग्नल देने रखे हैं कि चाय आ गई है, मलिक साहब चाय आ गई है जी, फलां आ गया जी। वो बेचारा ऑफिस बॉय भी वो एग्जैक्ट टाइम पे कोशिश करेगा कि चाय मेरी वहाँ पे रख दे। अब ये रूटीन सारा साल चल रहा था। रमज़ान आया, वो 10 बजे है तो मुझे चाय की तलब हो रही है, 12 बजे है तो अपने रूटीन की तलब हो रही है, 1 बजे है तो अपने रूटीन की तलब हो रही है। क्योंकि वो सब कॉन्शियस तो अभी पुरानी 3-4 दिन उसने देखा कि यार इस बंदे को क्या हो गया, तो खाता पीते नहीं। उसने देखा कि अच्छा यार लगता है कोई मसला है, इस वक्त अब 10 बजे इसने चाय नहीं पीनी। 4 दिन बाद उसने चाय के सिग्नल देने बंद कर दिए। और आप कह रहे हैं रब रोज़ा कम लग रहा है। वो रोज़ा नहीं कम लग रहा, आपका ब्रेन अब सिग्नल देने बंद कर दिया। उसने एसेस कर लिया आपको कि जैसे आप चलना चाहते हैं वो वैसे ही सिग्नल प्रोड्यूस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। जब आप रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को ये बता दें किसी तरह से कि यार इस बंदे का इमीडिएट टारगेट एक कामयाब इंसान बनना है, ये सारा दिन वही सिग्नल जनरेट करेगा। आप एकदम चौकस हो जाएंगे। वो जो आप थे ना कि मैं तो यार सर मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मैं रूटीन बनाता हूँ, होता नहीं है। उसके बाद तमाशा तो देखें, आप 10 दिन ये काम करें फिर तमाशा देखें आपके साथ होता क्या। ये वही वाली बात है जो मैंने शुरू में पहली एग्जांपल आपको दी थी कि सुबह 4 बजे आपने सोने का उठने का इरादा कर लिया, अब आप सो के दिखाएं मुझे। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताने में कामयाब हो जाएं कि मेरा इमीडिएट टारगेट इस वक्त ये है, फिर आप उस टारगेट के खिलाफ हो के तो दिखाएं। फिर आपने कुछ नहीं करना, आपका ब्रेन आपको चलाएगा, आपका ब्रेन आपको चलाएगा, आपका ब्रेन आपको चलाएगा। ये दूसरी बड़ी टेक्निक है हमारे हाथ में। इस टेक्निक को माइंड साइंसेस तो और तरह से बयान करती है, मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ इस बात को कि यार रोज़ाना अल्लाह ने हर इंसान को इस टाइम में से गुजारना है। नींद से पहले तो सोना तो हमने है ही है ना, उस टाइम टारगेट कर लें। माइंड साइंसेस तो कहती है कि यार आप अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी खुद रिड्यूस कर लें। जब आपको टाइम मिला है और आप चाहते हैं कि यार मैं अपने माइंड को एक सिग्नल दूं, तो आप एक आराम से काम कर सकते हैं। कहीं कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं, लेट जाएं, जिस मर्जी पोस्चर में आप अवेलेबल हैं, आंखें बंद कर लें और एज्यूम कर लें कि आप हवा में हैं। खुद को वो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, खुद को ग्रेविटेशनल फोर्स के हवाले कर दें। यानी एज्यूम करें कि आप हवा में हैं और वो जो है ग्रेविटी आपको आहिस्ता 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 नीचे ला रही है। और यहाँ से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करते हैं। पूरा कंसेप्ट पहले ये वाला पूरा थीम अपने जहन में तारी कर लें कि जी आप हवा में हैं, बहुत ऊंचाई पे हैं और वहाँ से आप नीचे आ रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे ला रही है। ये सोचें ज़रा एक आध सेकंड के लिए। जब आपको लगे कि हाँ मैं ये विजुअलाइज कर लिया है, तो अब आप बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करें। ज़रा 50 से वापस आएँ स्लो मोशन में। 50, 49, 48, ऐसे। आप ये वाला भी काम आज जाके करके देखिएगा, तो आप कल नई स्टोरीज के साथ उठेंगे सुबह को। ये करके देखिएगा एक दफ़ा, मैं शायद बता दूंगा तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप यही काम आज करके देखें, आपको पता चलेगा माइंड साइंसेस में ताकत कितनी ज़्यादा है। आज मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, सब लोग आज सोने से पहले रात को ये वाला अमल करें तो अगले, हो सकता है कुछ लोगों को तो अगले आधे घंटे में ही पता चल जाएगा, लेकिन सुबह तो सबको पता चल जाएगा कि ये हुआ क्या रात को मेरे साथ।
एक छोटा सा अमल। वो बंदे जो 20-20 साल से नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं ना, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई वालदा है, कोई वालिद है, कोई जो मेडिसिन लेके सोते हैं नींद की, आप उन्हें ये अमल बताएं, आज ही मेडिसिन के बगैर सोएंगे, वो आज की रात ही मेडिसिन के बगैर सोएंगे। करके तो देखें। आज ही हो सकता है कि आप आधे घंटे बाद ही उठ जाएं और फिर सारी रात आपको नींद नहीं आनी। ये पहले सोच के रखना आपने। उस 30 मिनट में ही आपने बिल्कुल फ्रेश हो जाना है, बिल्कुल फ्रेश हो जाना है, और आप उठेंगे तो आप एक नए इंसान बने होंगे। और कुछ लोग सुबह उठेंगे, लेकिन सुबह का दिन उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। आज डिफरेंट दिन आने वाला है, आज आप जाके कर लें। आप में से कोई भी बच्चा अगर वो कंसंट्रेट कर रहा है, जो मैं कह रहा हूं उस तरह अमल करने लगा है, सीरियसली उस तरह करने लगा है, तो आपने अभी 40 पे पहुंचना है और सो चुके होना है। आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना ये अमल करना है हमने, रोज़ाना ये अमल करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मसल बिल्ट होगा हमारा ये। फिर एक दिन आएगा आप 0 तक पहुंचेंगे। अच्छा, जहां आपको लगे ना कि हो नींद तो मुझे बहुत आ गई, अब तो मेरे से नहीं होना काम, अभी आपने तो आज तो 40 पे पहुंचना है आप सब ने। बस जब आपको पूरी नींद आने लगे, आपने फ़ौरन वो ख्वाहिश जो आपकी ज़िंदगी में है अचीव करने की, वो ताकत, उसको सोचे। हम इस लम्हे पे ही खुद को लाना चाहते थे घेर घोट के कि मेरा कॉन्शियस माइंड सो जाए और मेरा सब कॉन्शियस जाग रहा हो, मैं उसे बताऊं कि मैं ये चाह रहा हूँ। ये बात बाज़ दफ़ा बड़ी फ़िक्र से, बड़ी लाहक से, बड़े शौक़ से एक दफ़ा में ही आ जाती है, जैसे मैंने ऑडिट फर्म वाली बात की आपसे। बाज़ दफ़ा हम इसे रेपिटेशन से ले आते हैं और बाज़ दफ़ा हम इसे ब्रेन की दानिस्ता फ्रीक्वेंसी कम करके और वहाँ पे ले आते हैं। क्योंकि जब हम ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम करने का आर्ट सीखते हैं ना, तो अभी जब एक आम इंसान है, आप मैं हैं, हम जो आम इंसान है ना, हम ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जब कम होती है तो सो जाते हैं। ठीक है, अगर ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को और कम किया जाए, और कम किया जाए, और कम किया जाए, तो एक स्टेज आती है जिसके ऊपर आपके ऊपर फिजिकल लॉज अप्लाई नहीं होते। आपके जो हवासे खमसा है ना, 5 सेंसेस, ये काम करना छोड़ देती है। एनेस्थीसिया क्या करता है? आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बहुत नीचे ले जाता है। अब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, सिर्फ आपकी वो सेंसेस जो है वो टेम्परेरीली क्या हो गई हैं, हैक हो गई हैं। ये काम आप भी कर सकते हैं, ये योगीज करते हैं। वो एक मशहूर वाक़या आप हमें सीरत से और उस दौरे नबवी से नज़र आता है, आप सब ने सुन रखा है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को एक जंग में तीर लग गया। सुना हुआ ना हमने सब ने वाक़या। तो अब वो उस वक़्त के, आप उन्हें सर्जन कह लें, उस वक़्त के जो तीर निकालने वाले लोग थे, उन्होंने देखा है तो बड़ी तकलीफ़ है, तो ये तो नहीं निकल सकता। तो किसी ने मशवरा दिया कि हज़रत अली जब नमाज़ पढ़ रहे हो ना, जब निकालना, ये कोई बहुत बड़ा इंसान होगा। जिसे समझ आ रही थी, उस दौर में भी समझ आ रही थी कि जब इंसान का फोकस एक्स्ट्रा हो जाए तो ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे चली जाती है, और जितना फोकस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा नीचे चली जाएगी। अब आप सोचें, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का अल्लाह को देख कर, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, यानी कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो साहब आए, उन्होंने वो तीर निकाल लिया। जब सलाम फिरा, हज़रत अली ने देखा तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम तीर निकालने हो? उन्होंने कहा, जो तो निकाल भी दिया। ये वाक़या हमारे साथ एनेस्थीसिया के ज़रिए हो रहा है, हमारे साथ एनेस्थीसिया के ज़रिए हो रहा है। ये भी, ये यहाँ मुस्लिम टाउन मोड़ पे चले जाएं तो एक जामे शरफिया एक इदारा है, यहाँ पे शेखुल हदीस है। बल्कि ये वाक़या उन्होंने, मेरे वालिद साहब मुझे सुनाया करते थे। मेरे वालिद साहब का क्योंकि मेरा मदरसों से ही ताल्लुक़ है, तो मेरे वालिद साहब मुझे सुनाते थे, लेकिन उन्होंने भी और कुछ लोगों ने, मशहूर लोगों ने भी इस वाक़े को कोट किया, वीडियोज़ भी उसके ऊपर अवेलेबल है। यहाँ के एक शेखुल हदीस थे, उनके पाँव में कोई ज़ख़म हो गया और शुगर की पेशेंट थे वो। तो डॉक्टर उनके मुरीद थे, ज़ाहिर है बड़े अल्लाह वाले थे। डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो हमें काटना पड़ेगा पाँव, तो वरना ज़ख़म बढ़ जाएगा। ये कहा ठीक है जी, कोई बात, काटें इसको। तो जो डॉक्टर था ने कहा, हज़रत हमें आपको बेहोश करना पड़ेगा। जी वो क्यों? उन्होंने कहा जी सर्जरी की टांग काटनी है, सर्जरी ऐसे थोड़े हो सकती है। कहा अच्छा एक काम करो, मुझे वज़ू करवा दो और मुझे तस्बीह दे दो, मैं अपना अल्लाह अल्लाह करता हूँ,
तुम अपना ऑपरेशन करके देखो, अगर तुम्हें लगा कि मैं रास्ते में रुकावट है तो फिर बेहोश कर दें, कोई मसला नहीं। और अगर आपको लगे कि नहीं यार बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लूँगा। ये वाक़या मुझे मेरे वालिद साहब सुनाया करते थे, ठीक है ना। तो ऐसा ही हुआ, डॉक्टर ने पूरी सर्जरी कर ली और वो बुजुर्गवार अपनी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। वाई? कंसंट्रेशन से अगर ब्रेन फ्रीक्वेंसी 7 से नीचे चली गई है तो यही लेवल आ गया हुआ है। एनेस्थीसिया ने भी यही काम करना था। जो अगर टेक्निक या फोकस या अल्लाह से ताल्लुक़ या किसी और चीज़ का ताल्लुक़ इतना ज़्यादा है तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी डाउन करने का आर्ट सीखना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे तो अल्लाह ने बाय डिफ़ॉल्ट आपको रोज़ाना ये मौका दिया हुआ है। रात को सोना तो हमने रोज़ है ना, आप सोने से पहले कर लें, या आप इंटेंशनली करना चाहते हैं तो जब मर्जी एक्सरसाइज कर लें। इसको बिल्ड कर लीजिए ज़रा थोड़ी सी टेक्निक को अपने उसके अंदर। आप में से कोई बच्चा खुदा ना खास्ता अगर स्मोकिंग करता है तो कोई भी बैड हैबिट उसके जहन में है कि यार ये मैं आदत छोड़ना चाहता हूँ, कोई नेल बाइटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप 10 दिन ये मेरा अमल कर लें। आप रात को ये अमल करके ब्रेन फ्रीक्वेंसी को नीचे लाएं और वहाँ अपनी नफ़रत का इजहार करें अपनी इस हैबिट से। कोई मेडिसिन नहीं खानी, कुछ नहीं करना। 10 दिन के बाद आपकी ये हैबिट छूट चुकी होगी। ना छूटी होगी तो मुझे पकड़ लें कि सर वो जो आपने बात बताई थी ना काम नहीं कर रही है, मैं जिम्मेदार हूँ। बिकॉज अल्लाह ने हमें ब्रेन इतना ही ताकतवर दिया हुआ है, ये हमारे लिए सारे काम करने की सलाहियत रखता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कहीं कोई सिखा नहीं रहा कि यार इससे मैंने पॉजिटिव चीज़ें कैसे लेनी है, पॉजिटिविटी कैसे निकलनी है इसके अंदर से। मेरी सारी ज़िंदगी के टारगेट्स, मेरी सारी ज़िंदगी की अचीवमेंट, मेरे इवन मेडिकल साइंसेस के बहुत बड़े मसाइल इससे ठीक हो सकते हैं अगर आप फोकस करने का आर्ट जानते हैं। अगर आप ये आर्ट जानते हैं कि यस इसके ज़रिए से हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं तो आप बिल्कुल 100% कर सकते हैं। तो आप में से वो बच्चे जो चाहते हैं कि यार इस अटैम्प्ट में उन्होंने पास होना है, यार मैंने पहली अटैम्प्ट में सीए करना है, यार मैं चाहता हूँ मैं जल्दी से जल्दी एक कामयाब इंसान बन जाऊँ, ज़रा 10-12 दिन 15 दिन ये अमल करके तो देखें। आप खामोशी से अमल शुरू करें, किसी को ना बताएं। ज़ाहिर सोने से पहले 1-1.5 मिनट का अमल है, इसमें कोई चिल्ला थोड़ा काटना है आपने। आपके रूममेट 10 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद आपको कह रहे होंगे यार तुझे हो क्या गया, बिकॉज उन्हें चेंज नज़र आएगी आपके अंदर। आपका बिहेवियर ज़िंदगी का एंटायरली चेंज हो जाएगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ये प्रोसेस क्या करना है जी, इसका दो तरीके हैं। इसमें से जो लोग मेरे साथ इंडिविजुअली अटैच हैं वो तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उन्हें इसके साथ एक एक्सरसाइज भेज दूंगा, ठीक है ना। इसका एक ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है कि इसके साथ हम एक बाकायदा एक एक्सरसाइज भेज देंगे। ये सेशन शॉर्ट है, अगर इस सेशन को हम थोड़ा लॉन्ग सेशन करें ना और ऑडियंस इतनी ना बैठी हो, ज़रा इसके 50% लोग बैठे हैं तो हम खुले खुले आपको बिठाएं सारों को, तो ये एक्सरसाइज हम आमतौर पर क्लास में करवा देते हैं। कि जो मैं अभी बात आपको बता रहा हूँ ना, ये क्लास में ही करवा देते हैं और एक दफ़ा बच्चों को सुला देते हैं क्लास में। एक दफ़ा बच्चों को सुला देते हैं क्लास में, 10 मिनट बाद वो उठते हैं, उन्हें लगता है क्या हो गया, कहाँ बैठे हैं, कहाँ आ गए हैं, बिल्कुल फ्रेश हो गए आप जनाब, ज़िंदगी एकदम से बिल्कुल नई शुरू हो गई है। तो ये काम तो हम यही करवा सकते थे, लेकिन इस वक्त ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा है, हम कंजस्टेड हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसका आसान तरीका, पहला तरीका आसान जो भी हम सब कर सकते हैं वो ये है, आप सोने के लिए लेट गए हैं, अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर ली हैं, आपने मोबाइल अपना ऑफ कर दिया, ठीक है ना, मोबाइल आपने अपना ऑफ कर दिया। कोई अगर मेटल की चीज़ है ना हमारे पास, हमने इसको भी उतार दिया है। अगर कोई आप में से अंगूठी पहन रहा है, कोई और ऐसी चीज़ है, कोई भी मेटल है ना, ये भी हमने हटा दिया अपनी बॉडी से। अब आपने सोचा है, आंखें कर ली हैं बंद और आपने सोचना शुरू किया है कि मैं हवा में हूँ, फ़ज़ा में हूँ और मैंने वहाँ से जंप किया और ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे नीचे ला रही है और मैं जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ मैं उतना ही पुरसकून होता जा रहा हूँ, मैं उतना ही पुरसकून होता जा रहा हूँ। ये एक कैफियत थोड़ी सी देर के लिए आपने अपने ऊपर तारी की
उसके बाद आपने रिवर्स काउंटिंग शुरू कर ली, लाइक 50 से आप वापस आना शुरू हुए। आप 40 तक नहीं आ सकते पहले शुरू में, आप 40 पे भी नहीं आए होंगे, आप सो चुके होंगे, आराम से सो चुके होंगे। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि बस अब मुझे नींद आ गई है, आप फ़ौरन अपने सबकॉन्शियस से गुफ्तगू करें। स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं ज़रा वहाँ बात करें आप। ये ज़रा मॉडर्न मुराकबे की एक कैफियत है, ठीक है ना। ज़रा गुफ्तगू करें। और वो क्या कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी, क्या 10 दिन कितना टाइम है? 7 डेज, चलो 10 भी छोड़ें, 7 डेज ये काम करें। आपके रूममेट, आपके वालदैन, आपके जानने वाले सारे ना आपको ये कहें कि यार खैर है, क्या कर रहे हो तुम आजकल, बड़े चेंज हो गए हो यार, बड़े चेंज हो गए हो। आपको अपने अंदर तब्दीली नज़र आएगी। आप खुद पढ़ने बैठेंगे, पहले अभी आप कह रहे हो कि सर मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता, मेरा ये मसला, मेरा ये मसला। आप खुद पढ़ने बैठे होंगे, आपके रूममेट हैरान हो जाएंगे कि इस बच्चे को क्या हो गया, एकदम से इतना सीरियस कैसे हो गया। ये टाइम ज़ाया नहीं कर, आपने खुद कुछ नहीं करना। हम आपको ये नसीहत ही नहीं कर रहे कि यार आपके माँ बाप ने इतने पैसे खर्च किए हैं, आप इतनी मुश्किल ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हो, बेटा कोई ख्याल कर लो। ये वाली नसीहतें सुनते ही आ रहे हैं ना हम यहाँ तक, लेकिन ये असर नहीं कर रही हैं, क्योंकि हम सुन भी कॉन्शियस माइंड से रहे हैं, सुनाने वाला भी कॉन्शियस से कह रहा है, सुनने वाला भी कॉन्शियस से कह रहा है, उसका असर ही कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सब कॉन्शियस तक बात पहुँच जाए, इसका दूसरा तरीका हमने सीखा कि हम अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर लें। अच्छा जी, इसका तीसरा तरीका आमतौर पे तसव्वुफ में हमें वो नज़र आता है कि किसी बंदे को अल्लाह ने ये आर्ट दिया हुआ होता है, किसी इंसान को अल्लाह ने ये आर्ट दिया होता है, किसी पीर साहब को ये आर्ट दिया होता है, किसी अल्लाह वाले के पास ये आर्ट होता है कि आपको पता है सारी बात कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये करना चाहिए। तो लेकिन आप किसी एक अल्लाह वाले की महफिल में जाते हैं और वो आपको बाज़ दफ़ा तो कहते भी नहीं, कुछ नहीं कहते। वो मेरे एक बुज़ुर्ग थे, मेरे जानने वाले, मेरे अकीदतमंद बहुत थे। वो सूफ़ी बरकत अली साहब फैसलाबाद में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं। वो उनकी महफिलों में, उनके साथ, उनके करीबी हल्का अहबाब में वो शामिल थे। जाहिर है मेरे से तो बहुत बड़े थे, मेरा उनसे ताल्लुक़ बन गया। वो अपना वाक़या सुनाते थे, किसी का नहीं, अपना वाक़या सुनाते थे। बाटा में जॉब करते थे, तो कहने लगे कि मेरी ना फैसलाबाद में बाटा की किसी ब्रांच में पोस्टिंग हो गई, तो ना मैं नमाज़ पढ़ता था, ना मेरा कोई ताल्लुक़, ना वास्ता। तो मुझे जो है ना, मेरे एक बाटा में ही एक दोस्त कहने लगे यार मेरे साथ चलो, हमने वहाँ जाना है सूफ़ी बरकत अली साहब के पास। तो मैंने कहा मैंने क्यों जाना है? कहते यार दूर है, साइकिल 2 बंदे, एक तरफ तुम चला लोगे, एक तरफ मैं चला लूँगा, आ जाओ चलते हैं। तो कहते मैंने उन्हें कहा कि देखो भाई मैं पीरो फ़कीरों को नहीं मानता शानता, तो लेकिन तेरे साथ चल रहा हूँ, चलो। कहते यार चलो तो सही। कहते चल। अब हम चले गए, गप्पे शप्पे लगाते चले गए। कहते जी वो बंदा एक बुज़ुर्ग बाबा जी के पास पहुँचा, सूफ़ी बरकत अली साहब के पास। तो उसने जाके सलाम किया, तो पूछा जी हाँ जी कैसे आए हो? कहता जी सलाम करने आए थे। कहते हो गया सलाम, जाओ। मैं हैरान हो गया कि ये बुज़ुर्ग है, ये हम इतनी लंबा सफ़र करके हम आए हैं, सलाम लिया। उन्होंने पूछा जी, कहता जी सलाम करने आए थे। कहता हो गया सलाम, जाओ। जी हम सलाम, बाहर आ गए। अब वो तो उनका मोतक़िद था। सूफ़ी बरकत अली साहब की एक आदत थी कि वो जो आते थे ना, उन्हें कोई किताब, कोई चीज़, कोई लिटरेचर दिया करते थे। तो कह रहे बाहर निकले तो वो जो उनके लोग थे, मैनेजमेंट वाले टाइप के लोग, उन्होंने हमें एक छोटा सा रिसाला दिया, हमने वो लिया, तो बाहर आ गए। टोटल हमारे 3 मिनट नहीं लगे वहाँ पे, जो हम इतना लंबा सफ़र करके आए। कहता मैंने आते ही पहले उसे कहा अच्छा यार बड़े बुज़ुर्ग तेरे देखे हैं यार, ये किताब भी रख ले, मेरे तो किसी काम की नहीं, तू पढ़ ले। कहता जी अब हम सफ़र करके वापस आ रहे हैं, तो रास्ते में असर की या मगरिब की अज़ान होती है। तो मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि यार रोक यार, हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। कहता मैं असर की नमाज़ पढ़ी है। जब मेरी उन साहब से मुलाकात हुई तो उनकी एज कोई 80-85 साल होगी। तो कहते बस उस दिन से लेके आज तक कभी नमाज नहीं छूटी। कहते उससे पहले कभी नमाज पढ़ी नहीं थी। ऐसे ही जैसे आम इंसान होता है ना, कोई नसीहत नहीं,
कोई वाज नहीं, कोई कुछ नहीं। ये अल्लाह वालों को बाद दफ़ा अल्लाह ने ये ताकत दी है कि उनकी निगाह जो है वो आपके सबकॉन्शियस पे चली जाती है, वो आपकी हालत एक नज़र से बदल देते हैं। तो ये वो अपना वाक़या मुझे सुनाते थे, और फिर वो इतने वाक़यात सुनाते थे कि मेरा जी चाहता था कि काश मैं भी उस वक़्त उनसे मिल सकता और उनसे बात कर सकता। बल्कि उनसे ये सुनने के बाद मुझे इश्तियाक हुआ, मैं फैसलाबाद बाकायदा गया वहाँ दुआ फातिहा पढ़ने के लिए कि यार ये कितने बड़े बुज़ुर्ग थे, तो मैं एक दफ़ा जाऊँ और जाकर देख के तो आऊँ। तो बाज़ दफ़ा खुदा ने किसी की ज़बान में ये तासीर रखी होती है। इसलिए अगर अपनी कोई परेशानी भी है ना, कभी एज अ स्टूडेंट लाइफ में कोई परेशानी है, तो किसी टीचर को, किसी उस्ताद को, किसी के साथ अटैच हो जाएं, उसको अपना मेंटोर बना लें। हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए किसी की ज़बान से ये बात रख रखी हो कि फिर समझ आ जाए आपको। अपने सारे डिसीजन खुद ही ना लें। एक तरीका ये भी है कि किसी अहलुल्लाह की मजलिस में जाके, किसी अपने से बड़े की मजलिस में जाके, किसी मेंटोर की मजलिस में जाके उसको आपने बात बताई और अल्लाह ने उसे ये सलाहियत दी हुई थी कि वो एक नज़र आप पे डाले तो आपकी दुनिया बदल दे। ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन ये घूम फिर कर बात एक ही जगह जाती है। कोई भी वो तरीका जो बात को मेरे सबकॉन्शियस में डाल दे, दैट्स इट। आपको सबको पता है कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब एक डॉक्टर कहता है ना यार आप भाई ये चीज़ बंद कर दें, तो बाज़ दफ़ा डॉक्टर की बात आपके दिल में जाती है, आप कहते हैं यार बस आज के बाद छोड़ दिया भाई, ये नहीं ठीक। हालांकि पता था आपको पहले से ही। क्या आपको नहीं पता कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? आज के दौर में इल्म का तो एक सैलाब आया पड़ा हमारा। क्या हमें सबको नहीं पता कि बीइंग ए मुसलमान मुझे क्या ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? लेकिन क्या हम वो गुजार पा रहे हैं? नहीं गुजार पा रहे। ये जो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, बड़ी बड़ी महफिल हैं, बड़ी बड़ी इसे आप मॉडर्न लैंग्वेज में ऐसे कहें, ये जो सेमिनार्स हो रहे हैं, ये जो ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, आपको ट्रेनिंग सेशन में जाके क्यों बात समझ आ जाती है? बाज़ दफ़ा सामने कहने वाले की ये सलाहियत होती है कि आपके दिमाग में बात उतार देता है। तो इसको भी कभी ना ज़ाया करें। ऐसी महफिल में जाते रहें, ऐसे उस्ताद के पास उठते बैठते रहें, ऐसे किसी बड़े आदमी के पास बैठते रहें। हो सकता है उसकी कोई बात आपके दिल में आ जाए और आपकी लाइफ में चेंज आ जाए। लाइफ में चेंज तो बस जब होना है तो वो विद इन अ नैनो सेकेंड होना है। इसने ऐसे नहीं चेंज होना आप तरीके से तो सोचेंगे होगा। जब ही होने लगी अल्लाह ने बस कुन फयकून वाला काम ही है इसके अंदर। अल्लाह ने ऐसे ही निज़ाम बना रखा, जब इसने होना है तो फिर ऐसे ही हो जाना है। इसलिए पॉजिटिव रहना सीखें, लोगों के साथ अपना खैर शेयर करना सीखें, और अगर कोई खैर का काम हो रहा है ना तो वो तनकीदी नुक्ता नज़र से पीछे हट जाए। यार ये हो गया, इसने ये किया था, पहले तो ऐसे था, ये खुद तो ऐसा है, मुझे ये कह रहा है। ओ भाई अल्लाह के बंदो, वो एक अच्छा बात कह रहा है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो यार उसको ले लो, नहीं अच्छी लग रही तो खामोश हो जाओ, आगे चले जाओ। कोई वो मसलक तो बयान नहीं कर रहा अपना। तो ये मिजाज भी पैदा करें अपने अंदर अगर आप चाहते हैं ना ज़िंदगी में आगे जाना है, ताकि आप लोगों से फैज़ उठा सकें, कुछ समझ आए। यकीन जाने मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए नहीं इस जगह की तारीफ़ कर रहा, मेरे अंदर, मैं जाहिद कवि के अंदर बांटने का कल्चर बिल्कुल मिजाज था ही नहीं। तो कहता भाई मैंने इतनी मेहनत से किया, आपको क्यों दे दूँ, इसे क्यों बता दूँ, इसे क्यों बता दूँ। मेरा तो मिजाज ये था। और एक माशरती मिजाज मेरा ये था, वो जिसे कहते हैं ना टिट फॉर टैट, कि किसी ने ऊँ किया तो तेरी ऐसी की तैसी। ये मिजाज था मेरा। मेरी ज़ात में ये दो बड़ी तब्दीलियाँ इस बिल्डिंग में आकर हुई हैं, शाह साहब की महफिल में आके, कि मेरे अंदर एकदम से पता नहीं अल्लाह ने क्या किया, एकदम से ये सलाहियत आ गई कि नहीं यार मुझे तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मुझे तो बांटना चाहिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो बिल्कुल मेरा मिजाज चेंज हो गया। और क्योंकि ज़्यादातर आपकी फैमिली होती है, फैमिली के साथ आप इंटरेक्शन में होते हैं, तो वो जो टिट फॉर टैट वाला कॉन्सेप्ट था ना ज़िंदगी में, बहनों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, मोहल्लेदारों से, वो चेंज हो गया एकदम से। अब वो बल्कि शुरू में तो ना बहन भाई परेशान हो गए कि इसे क्या हो गया है, ये बंदा जो ऐसी तैसी फेर देता था, ये उल्टा गलती भी हम करें माफ़ी भी ये मांगने आ जाता है, इसे क्या हो गया। उन्होंने समझा कोई सीवियर बीमारी हो गई है मरने मुरने वाला हो गया, कोई मसला ख़राब हो गया है। तो मेरे बहन भाई बड़े अरसे तक इसमें परेशान रहे कि यार ये बंदे को क्या हो गया है।
उन्हें लगा कि नहीं, कोई ऐसी बीमारी डॉक्टर ने इसे बता दी है कि अब इन्हें बचना कोई नहीं। लेकिन कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह ने एक मिजाज के अंदर एक तहम्मुल आ गया, बर्दाश्त आ गई, समझदारी आ गई, और बस ऐसे राह चलते आ गई। तो ज़िंदगी ने इतनी सी देर में चेंज होना होता है। इसमें ऐसे नहीं चेंज होना कि आपने चिल्ला लगाना है तो 40 साल तक ये काम करना है तो 20 साल, ये कुछ नहीं है। जब अल्लाह ने फैसला कर लेना, कौन फयकून से आपका काम हो जाना। इसलिए आदत डालें, खैर का काम जहाँ हो रहा हो उसकी तारीफ़ करें। खुद कोशिश करें कि आप खैर के काम में हिस्सा डालने वाले बन जाएं। अब बंदा कहता है अच्छा जी मैं कहीं कोई बड़ा काम करूंगा, नहीं नहीं, बड़े नहीं करने हैं, बहुत छोटे छोटे खैर के काम शुरू करने हैं। जब ये मिजाज बनाना है ना, तो ये भी खैर का काम है कि ट्रैफिक में सब भागे जा रहे हैं, आप ज़रा सी ब्रेक लगा के किसी को रास्ता दे दें, ये भी खैर का काम है। कोई छोटे से छोटा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि अगर मोमिन रास्ते से कांटा भी हटा दे तो ये भी खैर का काम है। यहाँ से शुरू करें, ये ना इंतज़ार करें कि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, जब मैं एम्पायर खड़ी कर लूँगा, मेरे पास करोड़ों रुपया होगा, फिर खैर का काम शुरू होगा। नहीं 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 नहीं, आज से शुरू होगा। रोज़ सोचें एक लम्हे के लिए कि आज आपने क्या खैर का काम किया, क्या कंट्रीब्यूट किया आपने आज। कोई तो सुबह से शाम तक कोई तो ऐसे खैर के काम होंगे जिसमें ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ना मेरा पैसा चाहिए, ना मेरी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। खैर के काम तो ऐसे बिखरे पड़े हैं सारे माशरे के अंदर। लेकिन ये बिहेवियर इख्तियार करें। और यार अपने से नीचे वाले, ये जो हमारा डिप्रेस तबका है, इसको रिस्पेक्ट से बुलाने से बड़ा खैर का काम कोई नहीं है इस वक्त। अपने से नीचे वाले तबके के साथ प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से पेश आ जाए। आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ स्वीपर काम कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट से बुला लें, बस खैर का काम शुरू हो गया। गार्ड खड़ा है, उसको रिस्पेक्ट से देखें, उसे वैसे ही देखें जैसे अगर कोई एक बड़ा आदमी खड़ा होता तो आप जिस आई कांटेक्ट करते ना, ये वाला आई कांटेक्ट उसके साथ करें। कभी जो स्वीपर आपको नजर आ रहा है ना, कभी उससे शेक हैंड करें, से पूछें यार बेटा कैसे हो, खैरियत है, ठीक हो, यार आज अच्छे लग रहे हो। कभी कह के तो देखें, कभी करें ये काम। आपको किसी बड़े बड़े मौलवियों की तकरीरों से इतना फ़ायदा नहीं होगा जिसे जो उस स्वीपर के साथ शेक हैंड करके और उसे मोहब्बत से देख के आपकी दिल की दुनिया में जो उस दिन फ़र्क आएगा ना, आप उस दिन आके बताइएगा कि क्या हुआ। करके तो देखें। लेकिन ठान लें कि नहीं यार अब मैंने बदलना है अपने आप को। आज हम इस घंटे 1.5 घंटे के लिए यहाँ आए थे तो मकसद ये था कि यार हम चेंज होने के लिए आए हैं। हम अपने माइंडसेट को, अपनी आदत को, अपनी किसी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए आए हैं। और ये नहीं कि अच्छा जी हाँ करेंगे जी, अच्छा जी, नहीं नहीं। जब आप इस क्लास से उठ के जा रहे हो ना, तो आप ये बात इतनी सी ले जाएं, बाकी सारी मेरी बातों को टोकरी में फेंक दें, सिर्फ इतनी सी बात लेकर चले जाएं कि यार मैंने खैर का काम करना है, बस अल्लाह मेरे से कोई खैर का काम ले ले। फिर ये सीए शीए ये चुंगे में आ जाने हैं कि जिस फेम के पीछे, जिस पैसे के पीछे, जिस शोहरत के पीछे, जिस रिस्पेक्ट के पीछे आप भाग रहे हैं ना, ये तो अल्लाह ने चुंगे में दे देनी है आपको। ये चुंगे में मिलने वाली चीज़ें हैं जिसे हमने ज़िंदगी का सारा बना लिया है, टारगेट ये बना लिया है, और आंखें सर पे रखी हुई हैं, ना हमें अखलाकियात का पता है, ना हमें किसी बात का पता है। इसलिए भाई आप सब लोग यहाँ आए हैं, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। और इन सारी बातों को सबसे पहले मुझे सीखने की ज़रूरत है। इन सारी बातों पे अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक दे, और फिर आप सब लोग इनको कैरी करें। आप अपने माइंड के ऊपर काम करें, आप खुद को पॉजिटिव रखना सीखें ज़िंदगी में। इंशाल्लाह आपको बेतहाशा फ़वाइद हो रहे होंगे। अब हम सेशन को ओपन करते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अब आपके जहन में कोई भी बात है तो आप पूछिए। हो गया ना मसला, बस इसीलिए मैं कह रहा था जी। एनी क्वेश्चन जी बच्चे? रात को 10 बजे सो जाते हैं, ठीक हो गया। जब किताब उठाता हूँ तो नींद आ जाती है सर, ये क्योंकि मेरी रूटीन नहीं है इसलिए आती है ना। ठीक हो गया। लेकिन जब कोई मैच लगना हो या कोई मोबाइल देखना हो तब मुझे नींद नहीं आती सर। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्यों है सर? बस सिर्फ अपने जहन को, मेरे कहने पे ये एक्सरसाइज 2 से 3 दिन करें, ठीक है ना। और बल्कि एक बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। आप जिस क्लास में मेरे पास बैठ रहे हैं ना, मैं आपसे कह रहा हूँ आप 4 दिन ये एक्सरसाइज करें जो मैंने आपको बताई है। चौथे दिन आप आके क्लास में बताएं अब नींद आ रही है कि नहीं आ रही। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इतने बच्चे बैठे हुए हैं, आप चौथे दिन चेंज हो चुके होंगे। सिर्फ इसे एक दफ़ा अप्लाई करके देखें,
सिर्फ अप्लाई करके देखें। बल्कि हो तो सकता है आज ही जब आप रात को बैठो ना और आप ये एक्सरसाइज करो, ये मैं अक्सर जब ये बात कभी क्लास में बता दूं ना तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ कि लो जनाब ये काम आपने करना, मैं अगली कोई बात नहीं बताता। फिर अगले दिन क्लास में आके कहता हूँ अच्छा यार ज़रा बताओ क्या हुआ। तो वो जो बच्चे वाक़यात बताते हैं आप हैरान हो जाएं, वो जो वाक़यात बताते हैं। मसलन मैं आपको कह रहा हूँ कि हो तो सकता है कि आप उसी दिन आपने किताब पकड़ रहे थे, नींद आ रही थी, आपने ये एक्सरसाइज की, उसी दिन 15 आप सो गए, 15 मिनट के बाद आँख खुली और अब आपका ब्रेन आपको कह रहा है तो भाईजान उठो तो चलो बैठो, अब सारी रात आप पढ़ चुके हैं। हो सकता है ये पहले दिन ही ऐसा हो जाए, तो बी कॉन्शियस ये तो पहले दिन ऐसा काम हो सकता है। तो मैं एहतियातन कह रहा हूँ 3 4 दिन 5 दिन आप ये करें। आप ये जो कह रहे हैं ये तो होने वाला नहीं है, ये तो आप ढूंढते फिरेंगे कि मेरी हैबिट गई कहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको करें, फिर मेरे साथ क्लास में भी शेयर करें। जी एनी अदर स्टूडेंट? जी बच्चे वेरी गुड, क्या बात है, इसके लिए क्लैपिंग करें बच्चे के लिए, वेल डन यार। द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन, जबरदस्त। अच्छा, माइंड साइंसेस वाकई इन दोनों बातों के ऊपर गुफ्तगू करती है और हम अपने ब्रेन में से किसी चीज़ को चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए एक अलग एक्सरसाइज है। अब माइंड साइंसेस ने कुछ और तरह से उसे बना रखा है। वो एक्सरसाइज भी ऐसी है कि आपने इसी तरह ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को डाउन कर लेना है और अगर मैं उसे सादा करके बताऊँ ना तो आप एक जहन में एक बात ऐसे लाएंगे अपने ख्याल में, जाहिर है हम सारी बातें तख़य्युल में कर रहे हैं, कि एक किताब है, वो आपकी किताब ज़िंदगी है। ठीक है ना, अब आपने ना उसके सफ़े पलटने शुरू किए हैं, वापस जा रहे हैं। अब जो चीज़ आप हटाना चाहते हैं, मसलन हो सकता है आपकी किसी से मोहब्बत होगी और अब आप उसे अपने जहन से निकालना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है। मैं तो ज़रा आपकी एज में ऐसे मसाइल ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। तो आप ऐसे ना ख्यालों में वो वर्के पलटते 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 चले गए हैं। आपको याद है कि यार 2017 की बात है जब मैं ये मसला हुआ था। अब 2017 के ढूंढते ढूंढते उस किताब के उस सफ़े पे पहुँच गए। अब अपने ख्याल में ही ना इस सफ़े को रब कर दिया, फारिग कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये काम करें। ये बात आपके जहनों वहमो ख्याल से जो आपको इरिटेट कर रही है ना कोई बात, ये कोई सदमा हो सकता है, ये कोई सानिया हो सकता है, ये कोई फियर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, आप बिल्कुल इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अगरचे इसकी कुछ एक ज़्यादा साइंटिफिक टेक्निक भी है, लेकिन वो ऐसे पब्लिक एट लार्ज पे बताने वाली नहीं है। कभी आप मेरे पास अकेले में मुझे मिलें तो फिर मैं आपको वो एक्सरसाइज और वो टेक्निक आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस कोर्स को थोड़ा सा सीखना शुरू किया, मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। फिर मैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हुआ था, मेरी थोड़ी ट्रैवलिंग आना शुरू हो गई, तो मुझे पाकिस्तान से बाहर इस तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता रहा। मॉरिशस के अंदर मुझे ऐसे कोर्सेज मिलते रहे जहाँ से मैंने थोड़ा सा ख़ुद को ट्रेंड किया। तो वो ये सारी टेक्निक्स मौजूद हैं। पूरा ये एक सब्जेक्ट है, पूरा एक तरीका है इसको लेकर चलने का। हमारे बड़े बूढ़े बड़े जिसे हम कहते हैं ना कि जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारी जनरेशन जो ऐसे ट्रैवल कर रही है, वो बड़े अजीब लोग थे। उन्हें शायद नाम नहीं पता थे चीज़ों के, लेकिन वो जानते थे। मसलन पुराने बुज़ुर्ग एक बात कहते थे कि किसी बच्चे को कोई बात आपने समझानी हो ना, उसे जागते में ना समझाएं। छोटे बच्चे की बात करते थे, वो कहते थे अपने पास लेके सो जाएं। ठीक है, जब वो सो जाए ना, मसलन एक बच्चा है, ज़िद करता है, कोई शोर करता है, चीज़ें तोड़ता है, जब वो बच्चा सो जाए तो फिर उसे कहें कि बेटा आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम। ये बड़े बुज़ुर्ग आपको किताबें उठाएँ ऐसे लिखे, ये क्या हो रहा था? ये वही काम कर रहे थे। आप में से जो बच्चे हाफिज़ कुरान हैं, कोई कितने बच्चे हैं जो यहाँ हाफिज़ कुरान बैठे हैं इस क्लास में? माशाल्लाह 4 लोग बैठे हैं। आप अपने इस फील्ड में ज़रा देखेंगे, कभी अपने कारी साहब से पूछें कि अगर किसी बच्चे को सबक याद करके भूल जाता हो, इस बच्चे का क्या हल है? पूछें जाके उस्ताद से। अगर वो थोड़ा सा भी ट्रेंड उस्ताद है ना, तो आपको एक हल बताएगा। वो कहेगा यार आप इसको कहें कि ये सबक रात को याद करके सोया करें। आपने इसका ज़िंदगी का आखिरी काम क्या कराना है? सबक याद कराना, फिर ये सो जाए। कहेंगे अब ये कभी नहीं भूलेगा। ये भी डायरेक्शन वहीं पहुंच रही है कि जब आप सो जाएंगे तो आखिरी अमल जो कर रहे थे वही सबकॉन्शियस में चला जाएगा। जब वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा तो भूलने का सवाल ही ख़त्म हो गया। अब तो आप भूल ही नहीं सकते।
जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर ये आपके मतलब सारे टॉपिक से एक मतलब मैं बात ज़हन में आएगा पूछा था, इज देयर एनी एग्जिस्टेंस ऑफ बैड मेमोरी और गुड मेमोरी, उन दोनों का रिलेशनशिप? देखें, ब्रेन तो इसे बैड और गुड में रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसे कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक चीज़ को सेंस करता है, मुझे क्या पसंद है। इसीलिए उसके जहन में शराब और आबे ज़मज़म में कोई फ़र्क नहीं है। उसने देखना मुझे क्या पसंद है। अगर मुझे आबे ज़मज़म पसंद है तो मेरे लिए वो वाली ख्वाहिश पैदा करना शुरू कर देगा, और अगर मुझे अल्कोहल पसंद है तो मेरे लिए अल्कोहल को शराब को वो ज़मज़म बना के पेश कर रहा होगा। इसीलिए जो इंसान बुराई का आदी हो जाता है, वो जैसे हम अल्लाह कहता है ना कि फिर हम उसकी रस्सी दराज कर देते हैं। इसका मतलब शायद अहले इल्म बता सकते हैं, लेकिन मैं अगर माइंड साइंसेज की दुनिया से इसे देखूं तो इसका मतलब यही है कि रस्सी दराज करने का मतलब है अब उसके माइंड में यही है तो उसे यही ठीक लगता रहेगा। एक टारगेट किलर को टारगेट किलिंग जस्टिफाइड लग रही होती है, एक रिश्वतखोर को रिश्वत लेना जस्टिफाइड लग रहा होता है। तो असल में ब्रेन तो इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करता। हमारे एथिकल मॉडल, रिलीजियस मॉडल, सोशल मॉडल या कोई कंट्रोल के मॉडल उसे गुड एंड बैड में हमें प्रेजेंट करते हैं। मसलन आप ही हैं, आप मोटरवे पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं यार यहाँ बेल्ट लगानी पड़ेगी, ओवर स्पीड नहीं करनी। आपका ब्रेन उस वक्त फ़ौरन उसे बैड समझ रहा है। लेकिन इधर आप जीटी रोड पे उतरते हैं, आप सबसे पहले बेल्ट उतारते हैं, कहते लो यार सुकून हो गया, क्योंकि यहाँ आपका ब्रेन उसे बुरा तस्वुर नहीं कर रहा। तो बेसिकली हमारा ब्रेन के नज़दीक तो ये एक डाटा है। हमारा जो रिलीजियस कंटेंट है, हमारा जो बाकी कंटेंट है, वो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, दो हिस्सों में बांट के हमें बता रहा है। मेरे ख्याल में तो ये बात है ऐसी। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? माइंड मैपिंग भी इसी तरह की एक टेक्निक का नाम है कि आप क्या करें, आप अपने जहन में कुछ स्टेप्स बना लें। ठीक है, मतलब किसी भी टॉपिक की भी माइंड मैपिंग की जा सकती है ना, लेकिन अभी मैं एक माइंड मैपिंग ओवरऑल ज़िंदगी के एतबार से बात करता हूँ। मतलब आप जिस एज में हैं तो आपको पता कैसे सोचना चाहिए, आपको ऐसे सोचना चाहिए। ख़ास तौर पे ये जब हम आज बैठे हैं 12 तारीख है, आज 12 पे बैठे हैं, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया में इस वक्त, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह पर लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है क्या हो रहा है। तमाम दुनिया के अंदर इस वक्त कुछ सेमिनार्स हो रहे हैं जिनका नाम है प्लान 2024। क्या लेट्स प्लान अवर नेक्स्ट ईयर। मैपिंग करें, क्या टारगेट सेट करना है, हमने क्या चीज़ अगले साल नहीं करनी है, क्या चीज़ है जो इस साल रह गई थी अब अगले साल मैंने ज़रूर करनी है। एक माइंडसेट तैयार करना है। इन सेमिनार्स का मकसद यही है कि इंसान को फिर मोटिवेट किया जाए कि यार मैं कोई अपना टारगेट सेट करूं। जब आप टारगेट सेट करेंगे, मसलन अब आप ऐसे टारगेट सेट किया इस एज में कि ये 24 के मेरे ये टारगेट हैं, 25 के ये हैं, 26 के ये हैं, तो ये क्या होना शुरू हो गया है, माइंड मैपिंग होना शुरू हो गया। और फिर आपका ब्रेन उन्हीं चीज़ों को अचीव करने में आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा। कैसे? आपको रातों को जगाएगा, आपको वही सुबह 4 बजे उठा देगा। जब माइंड में चीज़ फीड हो जाएगी तो माइंड आपका खुद टेकअप कर लेगा चीज़ों को, अब आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। हमारे वो तमाम स्टूडेंट जो डी ट्रैक हैं, जो कहते हैं सर मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, मैं मैं देहात से, गांव से छोड़ के भी आया हूँ, मेरे वालिद साहब अफोर्ड भी नहीं कर रहे, लेकिन सर मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ पे, सर मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। खुदा के लिए वो बच्चे 7 दिन ये अमल ज़रूर कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बच्चे ज़रूर कर लें 7 दिन ये अमल, सब ट्रैक पे आ जाओगे आप। सब सारी ज़िंदगी के लिए मुझे दुआएं दे रहे होगे कि यार ये अजीब बंदा मिला था, ये क्या बात इसने बता दी है मुझे, बिकॉज आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ इस चीज़ का। आप इसमें से गुजरें तो आपको इसकी सलाहियत का और इसकी ताकत का अंदाज़ा होगा आपको इंशाअल्लाह ताला। जी आज के दौर के अंदर इसमें हम किसी चीज़ पर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं तो वो हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल ठीक है। और उसके हम दलाइल पूछेंगे तो हमें ये लगता है जो हमारे पास इल्म था शायद वो गलत था, और इसके दलाइल इतने पक्के हैं कि हम उस पर यकीन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है? देखिए, जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, इस दौर में मैंने भी एक डायलॉग बोला था कि इंफॉर्मेशन का तो एक सैलाब आया हुआ है, क्योंकि नॉलेज का दौर है ना। इंफॉर्मेशन, एक क्लिक पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन से खाली अब इंस्पायर होना छोड़ दें। अब ज़रूर देखें कि यार अच्छा मैंने इंफॉर्मेशन किससे लेनी है,
ताकि पता चले कि यार मैंने कभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जब अभी जिस एज में आप लोग हैं, अभी आपका कोर एरिया पढ़ने का है, स्टडी का एरिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, मेंटोरशिप के अंदर एंटर होना चाहिए। किसी शख्स को, किसी एक जानने वाले को जो आपकी किताबों में पिछले 6-8 महीने, साल से आप एक प्रोफेशन में आए हैं, आपको लगे कि यार अच्छा यार ये बंदा मुझे तकरीबन ठीक लग रहा है, मतलब आप 20 लोगों के साथ अटैच है ना जब से आप सीए में आए हैं, तो इन 20 में से किसी एक को चूज़ करें और सोचें कि यार ये मेरा जो है ना मेंटोर है। मैंने ज़िंदगी में कोई भी काम करने लगूंगा ना, अगर मैं कंफ्यूज हुआ ना तो मैं इसके पास जाऊंगा, जो ये कहेगा मैं वो कर लूँगा। अब वो जो सारा इंफॉर्मेशन का सैलाब है आपको फ़िल्टर उसके ज़रिए मिल जाएगा। ये जितने हमारे तसव्वुफ़ की जितनी लाइन थी, ये यही तो लाइन थी ना। क्या आप एक किसी बंदे को कहते हो यार चलो ठीक है यार मैं इतनी रिसर्च नहीं कर सकता, मैं इतना वो नहीं कर सकता, हाँ वो मेरे नाम ज़हन में आ गया। इशफाक साहब ने ये वाक़या जो मैंने जामिया शरीफिया वाला सुनाया, ये जाविया के एक प्रोग्राम में इशफाक साहब ने भी ये कोट किया हुआ। मुझे तो मेरे वालिद साहब बताते होते थे, वो उनके जानने वाले थे। तो किसी को एक अपना मेंटोर बना लें। वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपका कज़न भी हो सकता है, वो आपका उस्ताद भी हो सकता है। किसी को अपना एक बड़ा बनाना सीखें ज़िंदगी में। फिर जब मसले आते हैं तो फिर उसके पास चले जाएं। फिर बहुत रिसर्च ना करें, उस्ताद बनाने से पहले रिसर्च करें कि यार मुझे किसके बंदे के साथ चलना चाहिए। उससे पहले ज़रूर रिसर्च करें, ज़रूर सोचें। लेकिन जब आपका दिल मुतमईन हो जाए ना कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, तो फिर कोशिश करें फिर एक बंदे को अपना उस्ताद बना लें। सर यहाँ पे आपके लास्ट लेक्चर था, उसकी बात मेरे ज़हन में आ गई। आपने पॉजिटिविटी के ऊपर बात करते हुए कही थी कि यहाँ पे पहले आप अपने सोबत का लेवल चेक करें। अगर आप एक थड़े पे बैठ के किसी से डिस्कशन कर रहे हैं और एक बिजनेसमैन के साथ बैठ के गाड़ी में जाते हुए डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डिस्कशन लेवल बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेंटोर की सिलेक्शन एक बड़ा अहम काम है। अच्छा उसकी सिलेक्शन ना अल्लाह भी करवा रहा है। मैं आपको एक और बात बताऊं, मेंटोर की सिलेक्शन अल्लाह खुद करवा देता है। आपको 1 मिनट में पता चल जाता है यार ये बंदा मेरे लिए ठीक हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह बिल्कुल बनती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो यहाँ जगह देगा ना हमें। घर से निकलते हमें एक इशारा खुला मिले और आगे पूरे इशारे खुले मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको, आप बाद दफ़ा ना आप ज़बरदस्ती कोई बंदा आपके ना इंटरेक्शन में आ जाता है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या और सुनाता हूँ। मैं एक मरतबा मस्जिद नबवी में मैं बैठा हुआ, उम्रे के लिए मैं गया हुआ, तो मैं मस्जिद नबवी में मगरिब के बाद बैठा हुआ हूँ, तो असहाबे सुफ़ा का जो चबूतरा है ना वो मुझे नज़र आ रहा है। उसके ऊपर एक बंदा, मैं काफ़ी दूर हूँ, मतलब रश भी ज़्यादा ही रहा है, मैं काफ़ी दूर हूँ, लेकिन वो मुझे बंदा नज़र आ रहा है। तो मेरा बड़ा दिल किया यार क्या बात है। अब मैं जानता नहीं ना उसका मतलब नाम क्या है, नेशनलिटी कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं वहाँ से उस इतनी दूर से बैठा हुआ उसके ऑरा से मुतासिर हो रहा हूँ। यार क्या बात है, अगर इससे मुलाकात हो तो मज़ा आ जाए। इशा की नमाज़ होती है, मैं अपनी तरफ से क्विकली पहुँचने की कोशिश करता हूँ कि मैं इस बंदे को मिल लूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो बंदा जा चुका होता है, मुझे नहीं नज़र आता। मुझे बड़ी हसरत होती है कि यार ये बड़ा बंदा मिस हो गया है। खैर 1 दिन 2 दिन गुजरते हैं, तो मैं सुबह के टाइम पे 11 साढ़े 11 बजे के वाले टाइम पे मस्जिद नबवी में बैठा हूँ। तो वो इतने में वो जब वो पार्टीशन करते हैं ख़वातीन को लाने के लिए, तो वो शायद वो वाला अमल शुरू हो गया, तो उन्होंने मुझे हटा के कहा कि आप उधर हो जाएं। मैं खैर उधर हो गया। अब मैं नफ़ल पढ़ रहा हूँ, तो नफ़ल पढ़ के मैं फ़ारिग होता हूँ तो सलाम फेरता हूँ, तो मेरे साथ एक आदमी बैठा हुआ है, और ये वही आदमी है जिसे तो मैं एकदम से थोड़ा सा ना डर सा जाता हूँ, शौक हो जाता हूँ, क्या बात है यार। अच्छा अब मेरी ख्वाहिश होती है कि पता नहीं कौन है। मैं खैर इंग्लिश में उससे गुफ्तगू करना शुरू करता हूँ, तो उसे इंग्लिश आती होती है, हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। खैर मैं उसकी पर्सनैलिटी से, उसके सारे उससे और से इंतहाई मुतासिर हुआ। तो मैंने उससे एक सवाल कर लिया। खैर मैं इस वक्त बात लंबी हो जाएगी, मैंने उससे एक सवाल कर लिया कि यार मस्जिद नबवी में सबसे बेहतरीन अमल क्या है। अब मुझे नहीं पता रिलीजियसली क्या है, कैसे, मुझे कुछ पता नहीं है। उसने कहा यार मस्जिद नबवी का सबसे बड़ा अमल ये है
कि आप यहाँ बैठकर खुली आंखों से, और अगर खुली से ना हो सके तो बंद आंखों से अल्लाह के नबी को देखने की कोशिश करें। मेरी पैदाइश एक मदरसे के अंदर है, मेरे वालिद साहब एक मदरसे के अकाउंटेंट थे, मेरी सारी ज़िंदगी उल्मा कराम में गुजरी। मैंने जुमला ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना, मैं हैरान हो गया कि इसने कितनी बड़ी बात की है। मुझे 2-3 दिन मेरे रहते थे अभी मस्जिद नबवी के सफ़र के, वो 3 दिन जैसे गुजरे आप सोच नहीं सकते। खैर मैं यहाँ से मक्का मुकर्रमा आ जाता हूँ दोबारा वापस। अब मेरी आदत हमेशा रही कि अब तो खैर रश और हालात चेंज हो गए, तो मेरी आदत हमेशा थी कि मगरिब से ईशा के दरमियान तवाफ़ कर लेना। अब मैं मगरिब से ईशा के दरमियान अपने रूटीन में तवाफ़ के लिए सोच रहा हूँ आने के लिए, लेकिन पता नहीं तबीयत उचाट हो रही है, दिल नहीं लग रहा है, तवाफ़ में दिल नहीं लग रहा, यानी तवाफ़ करने की नीयत करने कोई दिल नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा अच्छा यार चलो ऐसा करते हैं, मैं ना ऊपर चला जाता हूँ तो वहाँ जाकर बैठ जाता हूँ छत पे जाता हूँ तो वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। फिर सोचना है क्या टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, 2 नफल ही पढ़ लेता हूँ। नफल पढ़ के सलाम फेरता हूँ तो ये बंदा फिर मेरे साथ बैठा होता है, और मैं बाकायदा लिटरली परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या है। खैर अब उसने तो मुझे क्या पहचानना था, मैंने उसको पहचान लिया। मैंने फिर उसे बताया कि मेरी आपसे वहाँ मुलाकात हुई थी। मैंने फिर उससे एक सवाल किया, मैंने कहा मक्का मुकर्रमा में सबसे अच्छा अमल कौन सा है? उसने मुझे फिर वही जवाब दिया। उसने कहा खुली आंखों से, और अगर खुली से नहीं तो बंद आंखों से अल्लाह को देखना। मैं अपनी ज़िंदगी का निचोड़, आज तक की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इल्म इन 2 बातों को करार देता हूँ, जो मुझे रास्ते में गुजरते हुए किसी बंदे ने बताई है। मैं उसे जानता नहीं, मेरे पास आज भी उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ सबसे बड़ा इल्म सीखा तो ये 2 बातें सीखी। ऐसे अल्लाह ताला ना, ये बड़ी कायनात, बड़ी एक मिस्ट्री का नाम है, ये एक बड़ी अजीब चीज़ का नाम है। जब आप इस सफ़र का आगाज़ करेंगे ना, फिर आपको कुछ बातें समझ आएंगी, फिर आपको एक फ्लेवर इस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर आपको मज़ा आने लगेगा बड़े बड़े लोगों की बजाय छोटे छोटे लोगों से मिलने का मज़ा आने लगेगा। फिर आपका दिल नहीं करेगा मैं सदर से मिलूँ, वज़ीर आज़म से मिलूँ, ICAP के प्रेसिडेंट से मिलूँ, फिर आपका ये दिल नहीं कर रहा होगा, फिर आपको और फ्लेवर लग चुका होगा, फिर आप और तरह के इंसान बन चुके होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जी मैं आप तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ जनाब, और फाउंडेशन का भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसने ये मौका हमें प्रोवाइड किया, और हम सब ने यहाँ कुछ ना कुछ आपस में शेयरिंग करने की कोशिश की। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को अमल करने की कोशिश करेंगे, इनको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में जगह देने की कोशिश करेंगे, उससे वो फ्रूट हासिल करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। खाली बातें सुनना, खाली काम करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। यानी आपको मोटिवेट करना ज़रूरी नहीं था, बल्कि हम कुछ चीज़ों को लर्न करें, सीखें, उन पे अमल करें। कोई एक बात पे अमल शुरू कर दें, ज़रूरी नहीं, इतना लंबा लेक्चर था, इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, ये सब सीखनी ज़रूरी नहीं थी, ये सब पे अमल नहीं हो सक रहा, कोई बात नहीं है। इनमें से किसी एक बात को पकड़ लें, उस पर अमल शुरू कर दें, तो आप इस रास्ते के खुद ही मुसाफिर बनने शुरू हो जाएंगे, आपको खुद ही कुछ चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।